Namaskar and pranam to all of you. Again, I am coming back to my channel Asit Governmental Guru. Let's compete. Today, I will discuss Excellent General Financial Rules Part 4. In this part, I will discuss Rule 171 to 176. It is actually latest one. Also, in this part, I will discuss 25 MCQs. So my friends, please subscribe my channel, share my channel and like my channel so that you can get notification for my upcoming videos. This part definitely would be interesting one. With patience, actually you must listen the video and you can get some nice informations. And in 25 MCQs also I will discuss the pattern of question, what type of questions now coming in these days. So this session definitely would be interesting one. So rule number 171 to 176 I will discuss. So friends, I do not want to waste more time. Now I am going to discuss. You contact my WhatsApp number 8327782034. My Telegram channel link t.me/BAPI2034. If you join my Telegram channel, then you can up to date yourself for my upcoming videos. So now I am going to start. First one, rule 171. It is very important one, performance security. Previous video already I have discussed bid security and it is a performance security. So subsection I, to ensure due performance of the contract, परफॉर्मेंस सिक्योरिटी इज टू बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सक्सेसफुल बिडर अवार्डेड द कॉन्ट्रैक्ट. तो जिस बिडर को अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाएगा उससे परफॉर्मेंस सिक्योरिटी हम लेंगे. ठीक है, द परफॉर्मेंस सिक्योरिटी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बिडर टू हुम द कॉन्ट्रैक्ट इज अवार्डेड. तो परफॉर्मेंस सिक्योरिटी इसलिए दिया जाता है कि जो ऑब्लिगेशन है वर्क का, जो वारंटी और जो गारंटी पीरियड है उसमें वो ठीक सर्विस दे रहा है कि नहीं. जिस बिडर को हम अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, सो वो ठीक हमको सर्विस दे रहा है कि नहीं वारंटी पीरियड और गारंटी पीरियड में, और जो वर्क ऑब्लिगेशन है वो ठीक से फुलफिल कर रहा है कि नहीं. तो उसके लिए हम परफॉर्मेंस सिक्योरिटी लेते हैं. तो अनलाइक कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ वर्क्स एंड प्लांट्स को छोड़ दीजिए. इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर गुड्स, द नीड फॉर द परफॉर्मेंस सिक्योरिटी डिपेंड्स ऑन द मार्केट कंडीशंस एंड कमर्शियल प्रैक्टिस फॉर द पर्टिकुलर काइंड ऑफ गुड्स. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको अंडरलाइन कर दिया. आप वर्क्स एंड प्लांट्स को छोड़ दीजिए. जो कॉन्ट्रैक्ट मिलता है वर्क्स के लिए कि फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लांट्स, उसको छोड़ दीजिए. बट इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर गुड्स, जब कोई गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है एक पर्टिकुलर बिडर को, वो जो परफॉर्मेंस सिक्योरिटी देता है, परफॉर्मेंस सिक्योरिटी मेनली डिपेंड अपॉन टू कंडीशंस. वन इज द मार्केट कंडीशंस, अनदर वन कमर्शियल प्रैक्टिसेस फॉर द पर्टिकुलर काइंड ऑफ गुड्स. जो पर्टिकुलर काइंड ऑफ गुड्स का क्या कमर्शियल प्रैक्टिसेस है. तो ये दो पॉइंट को आपको याद रखना है. तो परफॉर्मेंस सिक्योरिटी किसके ऊपर डिपेंड करता है. ठीक है, तो क्लियर हो गया. मार्केट कंडीशंस एंड कमर्शियल प्रैक्टिस फॉर द पर्टिकुलर काइंड ऑफ गुड्स. मगर इस केस में आप वर्क्स एंड प्लांट्स को छोड़ दीजिए, राइट. ओनली इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर गुड्स. ठीक है, तो दो कंडीशन है, मेनली मार्केट कंडीशन और जो है कमर्शियल प्रैक्टिस फॉर द पर्टिकुलर काइंड ऑफ गुड्स. ये दो पॉइंट को आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है. चलो नेक्स्ट वन, जो परफॉर्मेंस सिक्योरिटी है वो जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है उसका कितना परसेंटेज हम परफॉर्मेंस सिक्योरिटी के आकार में लेंगे पर्टिकुलर बिडर से जिसको अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया. ये अभी अमेंडमेंट हुआ है, यही चीज अमेंडमेंट हुआ है. इन रेस्पेक्ट ऑफ प्रोक्योरमेंट ओनली ऑफ गुड्स, कंसल्टेंसी सर्विसेज और नॉन कंसल्टेंसी सर्विसेज. ठीक है, ये तीन चीज को याद रखना है. गुड्स, जब गुड्स कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाता है, कि कोई कंसल्टेंसी सर्विसेज के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, कि कोई नॉन कंसल्टेंसी सर्विसेज के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, उस समय जो परफॉर्मेंस सिक्योरिटी होगा वो 3 to 5% होगा. अब द 3 to 5% हम कैसे मेजर करेंगे. अब द वैल्यू ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू होगा उसका 3 to 5% एक्चुअली परफॉर्मेंस सिक्योरिटी लेना है.
मगर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अभी अमेंडमेंट हुआ है कि जो परफॉर्मेंस सिक्योरिटी होगा फॉर गुड्स और जो कंसल्टेंसी सर्विसेज है, कंसल्टेंसी जैसे टैक्स कंसल्टेंट है कि मैनेजमेंट कंसल्टेंट है, हम हेल्प लेते हैं। आप देख रहे हो जब इनकम टैक्स कोई डिपार्टमेंट की कोई सबऑर्डिनेट ऑफिस हम इनकम टैक्स डिपॉजिट करते हैं तो तब हम कंसल्टेंट एक पर्टिकुलर कंसल्टेंट का हेल्प लेते हैं, ठीक है, कि कोई मैनेजमेंट कंसल्टेंट है। और नॉन कंसल्टेंसी सर्विसेज, सपोज नॉन कंसल्टेंसी सर्विसेज में क्या आएगा जानते हो, सपोज जैसे फोटोग्राफी, ठीक है, जो फोटोकॉपियर है कि फोटोग्राफी है, इसके लिए नॉन कंसल्टेंसी सर्विसेज। तो इस केस में एक्चुअली परफॉर्मेंस सिक्योरिटी हम लेते हैं। तो परफॉर्मेंस सिक्योरिटी बेसिकली 3 to 5% ऑफ द वैल्यू ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट होता है। और जो भी परफॉर्मेंस सिक्योरिटी 3 to 5%, आप डिसाइड करो 3% है कि 4% है कि 5% है, वो बेसिकली बिडिंग डॉक्यूमेंट में मेंशन होना चाहिए, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, ठीक है। और 3 चीज के लिए याद रखिए, गुड्स, कंसल्टेंसी सर्विसेज एंड नॉन कंसल्टेंसी सर्विसेज। अच्छा, परफॉर्मेंस सिक्योरिटी को हम फर्निश कैसे करेंगे? परफॉर्मेंस सिक्योरिटी को हम जब देंगे ना, ये जो 3 to 5% ऑफ द वैल्यू ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, सपोज आप 4% फिक्स किया, द वैल्यू जितना कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू है उसका 4% फिक्स किया, तो उसको कैसे पे किया जाएगा? तो ये दे दिया इंश्योरेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंश्योरेंस सिक्योरिटी बॉन्ड्स, अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट, फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट फ्रॉम ए कमर्शियल बैंक, बैंक गारंटी इंक्लूडिंग ई बैंक गारंटी, और कोई ऑनलाइन पेमेंट फ्रॉम ए कमर्शियल बैंक और ऑनलाइन पेमेंट इन एन एक्सेप्टेबल फॉर्म, ठीक है। ये सब इस दीज आर द डिफरेंट फॉर्म्स टू फर्निश द परफॉर्मेंस सिक्योरिटी, चाहे इंश्योरेंस सिक्योरिटी बॉन्ड हो, चाहे अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट हो, चाहे फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट फ्रॉम द कमर्शियल बैंक, कि कोई बैंक गारंटी हो कि ऑनलाइन पेमेंट हो, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट वन, परफॉर्मेंस सिक्योरिटी, ये भी क्वेश्चन आता है, परफॉर्मेंस सिक्योरिटी शुड रिमेन वैलिड। अच्छा, परफॉर्मेंस सिक्योरिटी कितना दिन के लिए वैलिड होता है? आपको याद रखना है जस्ट बियॉन्ड द 60 डेज। तो आपका जो ऑब्लिगेशन है, जो वारंटी गारंटी पीरियड है, जो वर्क ऑब्लिगेशन है, जो बेसिकली आपका जो आप सपोज कोई मेंटेनेंस ऐसे होता है कि वारंटी गारंटी पीरियड होता है गुड्स का, जब वो खत्म हो जाएगा उसके बाद आप 60 डेज एक्चुअली, तो बियॉन्ड द बेसिकली वारंटी एंड गारंटी पीरियड, तो वही दिया है, देखिए, परफॉर्मेंस सिक्योरिटी शुड रिमेन वैलिड फॉर ए पीरियड ऑफ 60 डेज। ये 60 डेज को हम कैसे काउंट करेंगे ना, 60 डेज बियॉन्ड द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ ऑल कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस, जो भी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस है, जो कॉन्ट्रैक्ट में जो भी ऑब्लिगेशंस है, वो जब कंप्लीट हो जाएगा ऑफ द सप्लायर इंक्लूडिंग वारंटी ऑब्लिगेशंस, ओके, जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद 60 डेज, उसके बाद 60 डेज परफॉर्मेंस सिक्योरिटी का वैलिडिटी रहेगा। समझ में आ गया? तो 60 डेज बियॉन्ड द कंप्लीशन ऑफ ऑल कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस ऑफ द सप्लायर इंक्लूडिंग वारंटी ऑब्लिगेशंस। सपोज जो वारंटी पीरियड होता है कि गारंटी पीरियड होता है, जब वो खत्म हो जाएगा, खत्म होने के बाद वेरी नेक्स्ट डे से हम काउंट करेंगे 60 डेज, तो उतना तक एक्चुअली परफॉर्मेंस सिक्योरिटी वैलिड रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन उसके ऊपर आता है। और बीड सिक्योरिटी, जब परफॉर्मेंस सिक्योरिटी हम पर्टिकुलरली जो चाहे डिपार्टमेंट हो कि चाहे सबऑर्डिनेट ऑफिस हो, जब परफॉर्मेंस सिक्योरिटी को रिसीव करेंगे तब बीड सिक्योरिटी को रिफंड कर देना है। बीड सिक्योरिटी शुड बी रिफंडेड टू द, तो 2 सिक्योरिटी दिया जाता है, एक बीड सिक्योरिटी दिया जाता है, मैं पहले डिस्कस किया था। बीड सिक्योरिटी इसलिए दिया जाता है कि कोई बिडिंग डॉक्यूमेंट्स में अल्टर ना हो, कि बिडिंग डॉक्यूमेंट्स में कोई मॉडिफिकेशन ना हो, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं, कोई अल्टरेशन और कोई मॉडिफिकेशन नहीं होगा, तो इसलिए बीड सिक्योरिटी दिया जाता है, ठीक है। तो बीड सिक्योरिटी का जो वैलिडिटी पीरियड है, जो होता है एक जो बीड वैलिडिटी पीरियड होता है, बीड वैलिडिटी पीरियड बेसिकली जब जिस डेट में अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया, तो उसका बियॉन्ड में एक्चुअली उसका जो वैलिडिटी 45 डेज होता है। जो बीड सिक्योरिटी का वैलिडिटी पीरियड 45 डेज जस्ट बियॉन्ड द बीड वैलिडिटी पीरियड। बीड वैलिडिटी मींस बीड ओपनिंग डेट टू द अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मगर जो आपको याद रखना है, जो अनसक्सेसफुल बीडर है, जो अनसक्सेसफुल बीडर है, उनको कैसे पेमेंट कर दिया जाएगा। मैं बोला था कि बीड वैलिडिटी पीरियड जो है, जब अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया, बीड वैलिडिटी पीरियड में बताया कि बीड ओपनिंग डेट अप टू अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जब अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया जस्ट बियॉन्ड से हम 30 डेज के अंदर
जो भी अनसक्सेसफुल बिडर है उनका बीड सिक्योरिटी को हम रिटर्न कर देंगे। मगर जो बीड सिक्योरिटी का वैलिडिटी है 45 डेज है, और 45 डेज कैसे कैलकुलेट होगा ना, बियॉन्ड द बीड वैलिडिटी पीरियड। ठीक है, तो जब परफॉर्मेंस सिक्योरिटी जिस बिडर को एक्चुअली दे दिया गया, अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया, उससे जब हम परफॉर्मेंस सिक्योरिटी लेंगे, उसका जो बीड सिक्योरिटी है हम उसको रिफंड कर देंगे। तो बीड सिक्योरिटी शुड बी रिफंडेड टू द सक्सेसफुल बिडर ऑन रिसिप्ट ऑफ द परफॉर्मेंस सिक्योरिटी। समझ में आ गया? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को थोड़ा ध्यान देना है। ठीक है, तो अभी हम थोड़ा एडवांस के ऊपर चलेंगे। 172, ये रूल को याद रखना है, रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, एडवांस पेमेंट कब सप्लायर को एडवांस पेमेंट दिया जाएगा, चाहे इसमें प्राइवेट फार्म हो कि कोई पब्लिक सेक्टर की, कोई स्टेट गवर्नमेंट, कोई पीएसयू जो एजेंसीज है, कोई स्टेट गवर्नमेंट एजेंसी, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसी, कोई पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग एजेंसी है। ठीक है, तो इस केस में हम पूरा डिस्कस करेंगे एडवांस पेमेंट टू सप्लायर। ये रूल 172 सबसेक्शन 1 में दिया गया है, 172(1). ऑर्डिनरीली payments for services rendered or supplies made should be released only after the services have been rendered or supplies made। हम ये जानते हैं कि जब हम सर्विस दे देंगे और जब सप्लाई, जो भी गुड्स है, हम सप्लाई देने के बाद पेमेंट होता है। जो पेमेंट का बात जब आता है, पेमेंट फॉर सर्विसेज जब हम कब देते हैं, जब हम सर्विस दे देंगे कि हम जो जैसे बिडर जो भी गुड्स के लिए उसको अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मिला है, वो जब सप्लाई कर देगा उसके बाद उसको पेमेंट इनिशिएट होता है। तो किस केस में एडवांस पेमेंट होगा हम देखेंगे। ठीक है, तो यहां पर दे दिया है क्लियरली एडवांस पेमेंट के लिए। आप देखिए, एक है जो नॉर्मल जो हमारा कुछ असेट्स होता है, जैसे एयर कंडीशनर से, कंप्यूटर से, अदर कॉस्टली इक्विपमेंट से, इसमें एडवांस पेमेंट किया जाएगा। एडवांस पेमेंट डिमांडेड बाय फार्म्स होल्डिंग मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट। जैसे आपका ऑफिस में एयर कंडीशनर से, कि डेस्कटॉप है, कि आपका कोई अदर कॉस्टली इक्विपमेंट्स है, उसका मेंटेनेंस चलेगा। तो ये जो मेंटेनेंस रहेगा, मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट के लिए एडवांस पेमेंट किया जाएगा। समझ में आ गया? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट में एडवांस पेमेंट कैसे होगा आपको याद रखना है। जैसे हम सपोज एडवांस नहीं देंगे, हम जो 6 मंथ्स एक्चुअली जो हम मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट दिया है, 6 मंथ्स में जितना हम पेमेंट करेंगे उतना ही उनको एडवांस देना है। ओके, 6 मंथ्स पेमेंट, हम 6 मंथ्स पेमेंट उतना हम एडवांस दे सकते हैं। जब हम जो नॉर्मली हम ये सोच रहे हैं कि मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट दिया है, तो हम जो 6 मंथ्स में जितना पेमेंट करेंगे उतना ही एडवांस पेमेंट देना है। ठीक है, तो ये फर्स्ट वन आपको याद आ गया। हमारा जो असेट से, चाहे एयर कंडीशनर से, चाहे डेस्कटॉप से, कि कंप्यूटर से, और कोई कॉस्टली इक्विपमेंट से, हमको मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट हमको लेना पड़ेगा, क्योंकि रेगुलरली, फ्रिक्वेंटली, रिकरेंटली हमको इट मीन्स ये जो इक्विपमेंट्स है, ये जो कॉस्टली इक्विपमेंट्स है, उनका मेंटेनेंस करना पड़ेगा। तो इसलिए हम कोई एजेंसी को मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं। तो उसमें कैसे एडवांस मिलेगा? ये जो एडवांस होगा ना, हम उनको जैसे नॉर्मली 6 मंथ्स पेमेंट देंगे, ओके, उतना ही हम उनको एडवांस दे सकते हैं। सेकेंड है एडवांस पेमेंट किसमें दिया जाता है? फैब्रिकेशन कॉन्ट्रैक्ट्स और टर्न की। उसके ऊपर थोड़ा बता देता हूं। ये फैब्रिकेशन कॉन्ट्रैक्ट्स एंड टर्न की कॉन्ट्रैक्ट्स। फैब्रिकेशन जैसे चाहे कोई एल्यूमिनियम है कि स्टील है, ये जो फैब्रिकेशन जो जैसे हमारा ऑफिस में कोई सपोज ये जो ग्रिल है, कि जो गेट फेट हम बनाते हैं, ओके, स्टील में कि एल्यूमिनियम में, ये फैब्रिकेशन कॉन्ट्रैक्ट है। और एक टर्न की कॉन्ट्रैक्ट्स क्या है? जो बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन होता है, ये टर्न की कंस्ट्रक्शन, सपोर्ट फ्लाईओवर्स, ब्रिजेस, ये सब होता है। और बेसिकली आप ऑफिशियल केस में जो कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, कोई एडिशनल बिल्डिंग्स हम बना रहे हैं, तो बेसिकली आपको याद रखना है टर्न की कॉन्ट्रैक्ट्स मींस कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स। ठीक है, और एनी कम्युनिकेशन, सपोज रिलेटेड कम्युनिकेशन, सपोज टर्न की कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या आएगा? जैसे आप कोई ऐसा ये फिक्स कर रहे हो, जैसे आपका कोई एयरटेल है कि बीएसएनएल है, इसका टावर फावर आप फिक्स कर रहे हो पूरा वाईफाई के लिए, ये भी टर्न की कॉन्ट्रैक्ट्स में आएगा, वो कम्युनिकेशन में चला जाएगा। और कोई कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग से, कि लैब है, कोई रिसर्च सेंटर से, उसका कंस्ट्रक्शन। ठीक है, फैब्रिकेशन कॉन्ट्रैक्ट समझ में आ गया, जो गेट फेट है, कि हम जहां पर ग्रिल फ्रिल लगाते हैं। ठीक है, तो इस केस में भी एडवांस पेमेंट दिया जाएगा। तो यहां पर आपको याद रखना है कि बेसिकली जो फैब्रिकेशन कॉन्ट्रैक्ट है,
और जो टर्न की कॉन्ट्रैक्ट है, फैब्रिकेशन समझ में आ गया। टर्न की में जो कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग है कि कोई कंस्ट्रक्शन ऑफ कम्युनिकेशन है, उसमें प्राइवेट फार्म को हम 30% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट देंगे, एडवांस देंगे। तो प्राइवेट फार्म को कितना देंगे? 30% ऑफ द वैल्यू ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। जो वैल्यू ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट होगा उसका 30% हम एडवांस पेमेंट करेंगे। सिमिलरली सपोज कोई एजेंसी स्टेट गवर्नमेंट का है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का है कि कोई पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का है, उस केस में जो वैल्यू ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट का हम 40% देंगे। समझ में आ गया? तो प्राइवेट फार्म को वैल्यू ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट का 30% देंगे, और जो एजेंसी होगा स्टेट गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का और पीएसयू का, उसको 40% देंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो मेंटेनेंस का बात अभी बोल रहा था, जैसे मेंटेनेंस है, कोई एयर कंडीशनर है कि डेस्कटॉप है कि कंप्यूटर्स है और कोई कॉस्टली इक्विपमेंट्स है, हम कोई एजेंसी को मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं, क्योंकि ये सब चीज मेंटेनेंस चाहिए। तो इस केस में मैं बोला था उनको जो हम 6 मंथ्स में पेमेंट करेंगे उतना ही हम एडवांस पेमेंट दे सकते हैं। ये दे दिया, इन केस ऑफ मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट द अमाउंट शुड नॉट एक्सीड, देखिए द अमाउंट शुड नॉट एक्सीड द अमाउंट पेएबल फॉर 6 मंथ्स अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। तो अंडर द कॉन्ट्रैक्ट में हम जो 6 मंथ्स में उनको पेमेंट करेंगे उतना ही उनको हम एडवांस पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है। और इसमें कोई रिलैक्सेशन होगा, ये जो मैं बताया, जैसे फैब्रिकेशन है कि आपका टर्न की है, कोई कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग है, कोई टावर फावर आप सेट कर रहे हो, ठीक है, फॉर कम्युनिकेशन के लिए, कोई फैब्रिकेशन कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें प्राइवेट फार्म को दे रहे हो तो वैल्यू ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट का 30%, और कोई स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और कोई पीएसयू एजेंसी को दे रहे हो तो 40%। पर उसमें कोई रिलैक्सेशन होगा तो हम किसका हेल्प लेंगे? फाइनेंशियल एडवाइजर्स। जब फाइनेंशियल एडवाइजर्स ग्रीन सिग्नल देंगे तब इसमें रिलैक्सेशन हो सकता है। ठीक है। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है, मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट में रिलैक्स इन कंसल्टेशन विद देयर फाइनेंशियल एडवाइजर्स कंसर्न। तो पर्टिकुलर जो डिपार्टमेंट है, जो पर्टिकुलर मिनिस्ट्री है, उसका जो फाइनेंशियल एडवाइजर्स है, उनके साथ कंसल्टेशन करने के बाद इस एडवांस पेमेंट में कोई रिलैक्सेशन हो सकता है। ठीक है। तो किसका हेल्प लेंगे? किसके साथ कंसल्टेशन होगा ना? फाइनेंशियल एडवाइजर्स ऑफ द कंसर्न डिपार्टमेंट और कंसर्न मिनिस्ट्री। ठीक है। चलो, और ये भी है जब हम एडवांस पेमेंट करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसमें एडिक्वेट सेफगार्ड्स इन द बैंक गारंटी लेना है, क्योंकि हम एडवांस पेमेंट कर रहे हैं मींस बैंक गारंटी लेंगे, शुड बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फार्म। ये नहीं भूलेंगे। जब आप एडवांस दे रहे हो, चाहे टर्न की कॉन्ट्रैक्ट हो कि फैब्रिकेशन हो, चाहे कोई मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट हो, आप दे रहे हो एडवांस पेमेंट, तो इस केस में आप उनसे जिस फार्म को आप दे रहे हो एडवांस पेमेंट, उनसे बैंक गारंटी लेना है। ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक 172 जो है, पार्ट पेमेंट टू सप्लायर्स, ये दिया है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, रूल 172, इसका सब सेक्शन 2 में क्या आ जाएगा? पार्ट पेमेंट। पार्ट पेमेंट क्या है? आपको याद रखना है, जब सप्लायर वो गुड को डिस्पैच कर देगा उसका प्रीमाइसेस से, जब सप्लायर की बीडर उसका प्रीमाइसेस से वो गुड्स को बेसिकली डिस्पैच कर देगा, तब हम उसको पार्ट पेमेंट कर सकते हैं। वही दिया है, पार्ट पेमेंट टू द सप्लायर may be made may be released after it dispatches the goods from its premises in terms of the contract। टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट में क्लियरली मेंशन है, जब सप्लायर उसका प्रीमाइसेस से गुड्स को डिस्पैच कर देगा, भेज देगा उसका प्रीमाइसेस से, तब हम उसका पार्ट पेमेंट रिलीज करेंगे। फुल पेमेंट नहीं, पार्ट पेमेंट रिलीज करेंगे। फिर जब हमारा गुड्स हम रिसीव करेंगे, तब और जो पार्ट पेमेंट है बाकी है, हम उसको पेमेंट करेंगे। तो इसको पार्ट पेमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। व्हेन द सप्लायर डिस्पैचेस द गुड्स फ्रॉम इट्स प्रीमाइसेस, देन द पार्ट पेमेंट वुड बी रिलीज्ड। ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रूल 170 सबसेक्शन 2 में डिस्कस किया गया है, पार्ट पेमेंट टू सप्लायर्स, क्योंकि रूल के ऊपर भी क्वेश्चन आता है। ठीक है। चलो नेक्स्ट पार्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रूल 173 ट्रांसपेरेंसी, कंपटीशन, फेयरनेस एंड एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्ररीनेस इन द प्रोक्योरमेंट प्रोसेस। यहां पर आपको याद रखना है प्रोक्योरमेंट प्रोसेस, ये जो रूल 173 है, प्रोक्योरमेंट जो भी बीडिंग डॉक्यूमेंट्स में है, कैसे कैसे क्या बीड का क्राइटेरिया है, व्हाट आर द क्राइटेरिया फॉर बीड एवेल्युएशन, कि सपोज व्हेन द बीड इज रिजेक्टेड, ठीक है, और व्हाट टाइप ऑफ थिंग्स एक्चुअली शुड बी केप्ट इन द बीडिंग डॉक्यूमेंट्स, ये क्लियरली ये प्रोक्योरमेंट प्रोसेस के ऊपर है। तो इसमें दिया है बहुत ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंट मेंटेन होना चाहिए, बहुत क्लियर कट जो भी रूल्स है
बिडिंग डॉक्यूमेंट्स में वो क्लियरली स्पेल्ड आउट होना चाहिए। तो ट्रांसपेरेंसी, कंपटीशन, फेयरनेस एंड एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्रेरीनेस इन द प्रोक्योरमेंट प्रोसेस। तो टोटल प्रोक्योरमेंट प्रोसेस को हम इस रूल में देखेंगे। तो रूल 173 बहुत इंपॉर्टेंट है और यही चीज आता है, ट्रांसपेरेंसी, कंपटीशन, फेयरनेस एंड एलिमिनेशन इन द प्रोक्योरमेंट प्रोसेस। वो कौन सा जीएफआर में आता है? तो वो 173 में है। और इसी रूल 173 को हम क्या है, इससे हम पूरा प्रोक्योरमेंट प्रोसेस के बारे में हम जानेंगे। तो उसमें देखिए, ऑल गवर्नमेंट परचेजेस शुड बी मेड इन ए ट्रांसपेरेंट, कॉम्पिटिटिव एंड फेयर मैनर टू सिक्योर बेस्ट वैल्यू फॉर मनी। तो जो भी हम जो प्रोक्योर, जब गवर्नमेंट एंटिटी प्रोक्योर करता है और ये प्रोक्योरमेंट प्रोसेस में वो बहुत ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और कॉम्पिटिटिव होना चाहिए और फेयर मैनर एक्चुअली द गवर्नमेंट एंटिटी मस्ट प्रोक्योर द कमोडिटी। ठीक है, तो उसमें कुछ रूल्स देखेंगे, सम ऑफ द मेजर्स एक्चुअली हम देखेंगे। सम ऑफ द मेजर्स फॉर इंश्योरिंग, ये दे दिया, सम ऑफ द मेजर्स फॉर इंश्योरिंग द अबव आर फॉलोज। फर्स्ट वन, the text of the bidding document should be self-contained and the देखिए, bidding document should be self-contained and comprehensive without any ambiguities। यहां पर याद रखना है, bidding document में कोई ambiguities नहीं रहेगा, बहुत क्लियरली गाइडलाइंस दिया जाएगा। ठीक है, बहुत क्लियर गाइडलाइंस होगा जो सभी बिडर्स को समझ में आएगा, क्या क्या गाइडलाइंस है, क्या पैरामीटर्स है, उसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा, कोई भी डिलेमा नहीं रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट वन, ऑल एसेंशियल इंफॉर्मेशन व्हिच ए बिडर नीड्स फॉर सेंडिंग रेस्पॉन्सिव बिड शुड बी क्लियरली स्पेल्ड आउट इन द बिडिंग डॉक्यूमेंट इन सिंपल लैंग्वेज। बहुत कंसाइजली, बहुत सिंपल लैंग्वेज में क्या क्या बिडर क्या क्या सेंड करना है, तब उसका बिड को रेस्पॉन्सिव किया जाएगा, तो वो भी क्लियरली स्पेल्ड आउट है। तो इसमें याद रखना है, वेरी कंसाइजली and in very simple language, okay, the bidder actually needs for sending responsive bid। so वो जो essential informations है, all essential informations must be given in the bidding documents in a very simple manner, in a simple language, okay, so that the bidders actually send the proper documents, so that the bidding documents of the bidders would be accepted by the procuring entity। ठीक है, the condition for prior turnover and prior experience may be relaxed for startups। तो जो भी जैसे टर्नओवर है, प्रायर टर्नओवर क्या है, प्रायर एक्सपीरियंस क्या है, ये जो स्टार्टअप इंडस्ट्रीज है, स्टार्टअप इंडस्ट्रीज कौन डिक्लेयर किया है? जो डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड डिपार्टमेंट, इसको देख लीजिए। जो स्टार्टअप्स है, स्टार्टअप्स को कौन डिक्लेयर? डिपार्टमेंट, ओके, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ, यहां पर देखिए ये जो है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, शॉर्टकट में इट इज DPII, ओके, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। ये स्टार्टअप इंडस्ट्रीज को एक्चुअली बेसिकली जो भी इंडस्ट्रीज, स्टार्टअप इंडस्ट्रीज है, न्यू इमर्जिंग इंडस्ट्रीज है, ये डिक्लेयर करेगा। और उसमें जो प्रायर टर्नओवर है कि प्रायर एक्सपीरियंस है, इसमें ये स्टार्टअप इंडस्ट्रीज को रिलैक्सेशन मिलेगा, सब्जेक्ट टू द मीटिंग ऑफ क्वालिटी एंड टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस एंड मेकिंग सुइटेबल प्रोविजंस इन द बिडिंग डॉक्यूमेंट। तो बेसिकली आपको याद रखना है कि स्टार्टअप्स को बेसिकली रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है, तो उसको स्टार्टअप इंडस्ट्रीज को कौन डिक्लेयर कर रहा है? डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री, ओके, एंड इंटरनल ट्रेड। ठीक है, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, DPII। ठीक है, तो स्टार्टअप्स को जो चाहे जो पास्ट टर्नओवर है कि जो प्रायर एक्सपीरियंस है, उसमें रिलैक्सेशन मिलेगा। पहले बिडिंग डॉक्यूमेंट शुड कंटेन, बिडिंग डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या होना चाहिए यहां पर दे दिया। देखिए, बिडिंग डॉक्यूमेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। The description and specification of goods including the nature, quantity, time and place or places of delivery, ये डिटेल्स होगा कि गुड्स का कैसे नेचर होगा, कितना क्वांटिटी गुड चाहिए, ओके, जो प्लेसेस ऑफ डिलीवरी, ठीक है, कौन सा प्लेस में गुड्स को डिलीवरी किया जाएगा, किस टाइम में, कौन सा प्लेस में, ये डिटेल्स दे दिया जाएगा। वो ऑटोमेटिकली बिडिंग डॉक्यूमेंट्स में दिया गया है क्लियरली, वेरी सिंपल लैंग्वेज में।
what type of nature of goods required, how much quantity of good required, okay, particularly in which place actually the good would be delivered, टाइमिंग ऑल्सो दिया है, कौन सा टाइम में गुड्स को डिलीवर किया जाएगा, तो ये सब दिया गया है। नेक्स्ट वन, एलिजिबिलिटी एंड क्वालिफिकेशंस टू बी मेड बाय द बिडर्स। तो एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशंस में क्या है, जो मिनिमम लेवल ऑफ एक्सपीरियंस क्या है, पास्ट परफॉर्मेंस क्या है, टेक्निकल कैपेबिलिटी क्या है, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज क्या है, फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, ये सब, ये जो एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन है, चाहे पास्ट एक्सपीरियंस है, ठीक है, टेक्निकल एबिलिटी क्या है, फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, डिलीवरी स्टेटस क्या है, ठीक है, और पास्ट परफॉर्मेंस क्या है, ये डिटेल्स यही एलिजिबिलिटी एंड क्वालिफिकेशंस में आता है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये सब चीज को ध्यान देना है, ठीक है। तो ये सब को एनालाइज किया जाएगा, पास्ट एक्सपीरियंस ऑफ द बिडर्स की, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ द बिडर्स की, सपोज पोस्ट डिलीवरी स्टेटस, ठीक है, कि सपोज मैन्युफैक्चरिंग एबिलिटी की, पास्ट टर्नओवर की, पास्ट एक्सपीरियंस, ये सब चीज को एनालाइज किया जाएगा। नेक्स्ट वन क्या है, देखिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर गुड्स इंडिकेटिंग, सपोज कोई गुड्स में कोई लीगल रेस्ट्रिक्शंस है और कंडीशंस है अबाउट द ओरिजिन ऑफ गुड्स एटसेट्रा व्हिच मे बी रिक्वायर्ड टू बी मेड बाय द सक्सेसफुल बिडर। तो कोई कुछ कुछ गुड्स है जो उसमें वो कुछ लीगल रेस्ट्रिक्शंस है कि कुछ कंडीशंस है अबाउट द ओरिजिन ऑफ गुड्स, वो भी क्लियरली मेंशन होगा बिडिंग डॉक्यूमेंट्स में, ठीक है। कि नेक्स्ट वन, द प्रोसीजर एज वेल एज डेट, टाइम एंड प्लेस फॉर सेंडिंग द बीड्स। आप जो बीड्स सेंड करोगे तो कौन सा डेट है, सपोज बीड ओपनिंग डेट है कि लास्ट डेट क्या है बीड सबमिशन का, बीड ओपनिंग डेट क्या है और लास्ट डेट क्या है बीड सबमिशन का, और कहां पर बीड भेजोगे, माने पर्टिकुलरली इन व्हिच ऑफिस एक्चुअली, कि इन व्हिच मेल द बिडिंग डॉक्यूमेंट्स शुड बी अपलोडेड, और टाइमिंग क्या है, टाइमिंग भी दिया जाता है, कौन सा टाइम के अंदर, जैसे मैं बता रहा हूं, जो एडवर्टाइज टेंडर होता है बेसिकली 3 वीक्स, मिनिमम 3 वीक्स दिया जाता है। एडवर्टाइज टेंडर इंक्वायरी आप जानते हो 25 लाख एंड अबव होता है, जब एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ द गुड्स, तब उस केस में जो बिडिंग डॉक्यूमेंट्स को सबमिट मिनिमम 3 वीक्स होता है। और जब फॉरेन बिडर्स पार्टिसिपेट करते हैं, ओके, फॉरेन बिडर्स पार्टिसिपेट करेंगे विथ डोमेस्टिक बिडर्स, तब मिनिमम 4 वीक्स होता है। तो इसे है। नेक्स्ट वन, डेट एंड टाइम एंड प्लेस ऑफ ओपनिंग, जो बीड ओपन होगा कौन सा डेट में होगा, कौन सा प्लेस में होगा और किस टाइम में होगा, डेट, प्लेस एंड टाइम ऑफ ओपनिंग ऑफ द बीड, ये भी आ जाता है। क्राइटेरिया क्या है, जो बीड्स को इवैल्यूएट किया जाएगा उसमें क्या क्या क्राइटेरिया है, जो बिडर्स ने जो पार्टिसिपेट किया है उनका बिडिंग डॉक्यूमेंट्स को कैसे इवैल्यूएट किया जाएगा, उसका क्राइटेरिया क्या है, ठीक है। स्पेशल टर्म्स अफेक्टिंग परफॉर्मेंसेस इफ एनी, और एसेंशियल टर्म्स ऑफ द प्रोक्योरमेंट कॉन्ट्रैक्ट, कुछ प्रोक्योरमेंट कॉन्ट्रैक्ट के कुछ एसेंशियल टर्म्स है, ये सब को देखना है। और ये जो रेड मार्क है इसमें क्वेश्चन आता है, बिडिंग डॉक्यूमेंट शुड इंक्लूड ए क्लॉज, एक क्लॉज होता है, इफ ए फार्म कोड्स नील चार्जेस, यदि कोई फार्म, नील चार्जेस मींस, देखिए, फार्म जब उसका बिडिंग डॉक्यूमेंट सबमिट करेगा बीड सिक्योरिटी देगा, बीड डॉक्यूमेंट्स विथ बीड सिक्योरिटी शुड बी सबमिटेड। तो इफ यदि कोई फार्म नील चार्जेस उसका क्लॉज में मेंशन करता है तो वो रेस्पॉन्सिव बीड नहीं होगा, उसका बीड को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, याद रखना है क्लॉज को। इफ ए फार्म कोड्स नील चार्जेस द बीड शैल बी ट्रीटेड एज अनरिस्पॉन्सिव एंड विल नॉट बी कंसिडर्ड। नील चार्जेस तो इट मींस ये है बिडिंग डॉक्यूमेंट के साथ बीड सिक्योरिटी देना है। मैं बताया था जो ईएमडी बोलते हैं, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट, अर्नेस्ट मनी बोलते हैं, देना है, और वो बीड सिक्योरिटी का जो वैल्यू है 2 to 5% है, ओके, अकॉर्डिंग टू द जो कमर्शियल कंडीशंस ऑफ गुड्स है, ठीक है। तो 2 to 5% ऑफ द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ द गुड्स, जो भी वैल्यू ऑफ द गुड्स एस्टिमेटेड है उसका 2 to 5% फिक्स करेगा वो भी बिडिंग डॉक्यूमेंट में मेंशन होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं, क्योंकि बीड सिक्योरिटी क्यों दिया जाता है, और एक बार बता रहा हूं, कोई बिडर उसका सपोज बिडिंग डॉक्यूमेंट्स में ऑल्टर कर सकता है कि मॉडिफिकेशन कर सकता है, तो इस केस में वो टेम्परिंग लाइक हो गया, तो तब इस केस में उसका बीड सिक्योरिटी को फॉरफिट कर दिया जाएगा, तो इसलिए बीड सिक्योरिटी लिया जाता है, ठीक है। उसको मैं बता चुका हूं, तो आपको याद रखना है, यदि कोई फार्म नील चार्जेस कोट करता है तो उसका बीड को रेस्पॉन्सिव बीड नहीं माना जाएगा,
ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट अदर चलेंगे। नेक्स्ट है एनी अदर इंफॉर्मेशन which the procuring entity considers necessary for the bidders to submit their bids, और कोई एनी अदर इंफॉर्मेशन है जो प्रोक्योरिंग एंटिटी उसको कंसिडर करता है कि नेसेसरी फॉर द बिडर्स टू सबमिट, कि बिडर्स उसको सबमिट करना चाहिए, वो भी है। मॉडिफिकेशन टू बिडिंग डॉक्यूमेंट, कोई मॉडिफिकेशन होगा तो वो डिक्लेयर करेगा, जो कोरिजेंडम में वो डिक्लेयर करेगा कि आप मॉडिफाई कर सकते हो। जो प्रोक्योरिंग एंटिटी है कि जो कंसर्न डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री है, यदि वो बिड इनवाइट किया है और उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहता है तो उसका वेबसाइट में आपको मिल जाएगा कि आप इसी चीज में फंडामेंटल प्रिंसिपल्स तो कोई उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं होगा, जो फंडामेंटल नेचर है उसमें नहीं होगा, पर अदर कोई चीज में सपोज मॉडिफिकेशन है तो वो वेबसाइट में मेंशन होगा। इन केस ऑफ एनी मॉडिफिकेशन इज मेड टू द बिडिंग डॉक्यूमेंट और एनी क्लैरिफिकेशन इज इशूड which materially affects the terms contained in the bidding document, the procuring entity shall publish or communicate such modification or clarification in the same manner as the publication or communication of the initial bidding document। तो ये मैं बार बार बताया, यदि कोई देखिए फंडामेंटल नेचर में कोई मॉडिफिकेशन नहीं होता है, एक फंडामेंटल प्रिंसिपल्स होता है बीड का, वो उसमें कोई इट मीन्स चेंजेस नहीं होगा। और कोई ऐसा एडिशनल चीज सपोज कोई एडिशनल टर्म्स एंड कंडीशंस को इंक्लूड करता है प्रोक्योरिंग एंटिटी की कोई कंसर्न डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री, उनका वेबसाइट में उसको पब्लिश करेंगे कि इस टर्म्स एंड कंडीशंस में इसको ऐड कर दिया गया, ठीक है, इसको ऐड कर दिया गया, तो उसको उसी चीज को आप एक्सेप्ट करके आप मॉडिफाई करके आपका बिडिंग डॉक्यूमेंट्स को सबमिट कर सकते हो, ठीक है। और वो एडिशनल टाइम भी दे सकता है, इतना मैक्सिमम एडिशनल टाइम भी दे सकता है, यदि वो कुछ चेंजेस लाएगा तो कोई टर्म्स एंड कंडीशंस में वो कुछ एडिशनल टाइम देगा और फिर आप उसको मॉडिफाई करके उसी टर्म्स एंड कंडीशन के साथ मॉडिफाई करके आप सबमिट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट वन, इन केस ऑफ क्लैरिफिकेशन और मॉडिफिकेशन इज इशूड टू द बिडिंग डॉक्यूमेंट, द प्रोक्योरिंग एंटिटी शैल बिफोर द लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ बिड्स एक्सटेंड सच लिमिट। तो मैं अभी बताया, यदि कुछ मॉडिफिकेशंस होता है, कुछ न्यू क्लैरिफिकेशन होता है, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस में ऐसा कुछ ऐड कर दिया, तो इस केस में कुछ एडिशनल टाइम दे देगा जो कंसर्न डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री और प्रोक्योरिंग एंटिटी, कुछ एडिशनल टाइम दे देगा, मोर टाइम नहीं है, कुछ एडिशनल टाइम दे देगा। उस एडिशनल टाइम में फिर आप बिडिंग डॉक्यूमेंट्स में आप चेंजेस कर दीजिए, जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस कंसर्न डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री और प्रोक्योरिंग एंटिटी ऐड किया उसके हिसाब से आप आपका बिडिंग डॉक्यूमेंट्स में चेंज करके फिर आप सबमिट करो, तो एडिशनल टाइम देगा। तो नेक्स्ट है एनी bidder who has submitted his bid in response to the original invitation shall have the opportunity to modify or resubmit it as the case may be or withdraw such bid in case the modification to bidding document made। तो इसको मैं थोड़ा बता देता हूं, जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस में मॉडिफिकेशन हुआ, चेंजेस आया, उसके हिसाब से आप आपका बिडिंग डॉक्यूमेंट्स में चेंजेस लाके आप फिर रीसबमिट करो, क्योंकि वो फिर एडिशनल टाइम आपको दे देगा कंसर्न प्रोक्योरिंग एंटिटी और डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री। सपोज आप जो टर्म्स कंडीशंस में चेंजेस हुआ, सपोज उसके हिसाब से आप बिडिंग डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं कर पाओगे, तो उस केस में आप विथड्रॉ कर लो, आपका बिड डॉक्यूमेंट को विथड्रॉ कर लो। क्यों विथड्रॉ कर लिया? क्योंकि जो न्यू टर्म्स एंड कंडीशंस ऐड हुआ उसमें उसके हिसाब से आप बिडिंग डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं कर सकते, तो ये आप विथ जस्टिफिकेशन दे दीजिए, मैं बिडिंग डॉक्यूमेंट सबमिट करना चाहता हूं क्योंकि जो एडिशनल टर्म्स एंड कंडीशंस कंसर्न प्रोक्योरिंग एंटिटी ने दे दिया उसके हिसाब से मैं बिड डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं कर सकता, तो उस हिसाब से आपका क्या है, बिड सिक्योरिटी फॉरफिट नहीं होगा, तो आपका बिड सिक्योरिटी को इमीडिएटली रिटर्न कर दिया जाएगा, ठीक है, समझ में आया? तो इसको चीज को ध्यान देना है। और ये जो रेड मार्क देख लीजिए, सुइटेबल प्रोविजन शुड बी केप्ट इन द बिडिंग डॉक्यूमेंट टू एनेबल ए बिडर टू क्वेश्चन द बिडिंग कंडीशंस, बिडिंग प्रोसेस एंड रिजेक्शन ऑफ इट्स बिड। आप क्वेश्चन कर सकते हो कि मेरा बिड को क्यों रिजेक्ट कर दिया गया, कि बिडिंग प्रोसेस के ऊपर भी आप क्वेश्चन कर सकते हो, बिडिंग कंडीशंस में आप क्वेश्चंस कर सकते हो, तो ये भी प्रोविजंस है। जो बिडिंग प्रोसेस है उसमें आप क्वेश्चंस कर सकते हो, जो बिडिंग कंडीशंस है आप क्वेश्चन कर सकते हो, आपका बिड को क्यों रिजेक्ट कर दिया गया आप क्वेश्चन रेज कर सकते हो। इसके लिए एक प्रोविजन भी है बिडिंग डॉक्यूमेंट्स में, क्लियरली मेंशन है, ये freely you can raise question related to the bidding conditions, bidding process, and if you suppose bid is rejected, then also
यू कैन आस्क क्वेश्चन फॉर व्हाट रीजन माय बिड इज रिजेक्टेड। ठीक है, तो यहां पर दे दिया है द रीजंस फॉर रिजेक्टिंग ए टेंडर और नॉन इशूइंग ए टेंडर डॉक्यूमेंट टू ए प्रोस्पेक्टिव बिडर मस्ट बी डिस्क्लोज्ड वेयर इंक्वायरीज आर मेड बाय द बिडर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये सपोज आप रीजन मांगोगे, यू आस्क रीजन फॉर व्हाट रीजन इट मींस माय बिड इज रिजेक्टेड, तो वो भी आपको आंसर मिलेगा, वो भी प्रोक्योरिंग एंटिटी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज आपको करेगा कि इस रीजन के वजह से आपको अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया गया, कि आपका बिड को रिजेक्ट कर दिया गया। ठीक है, ये बहुत दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों के ऊपर आता है। तो आप बिडिंग प्रोसेस, बिडिंग कंडीशंस और आपका बिड को जो रिजेक्ट कर दिया गया, आप उसके ऊपर क्वेश्चन कर सकते हो। यदि आप क्वेश्चन करोगे आपको आंसर भी मिलेगा। और कोई डिस्प्यूट है, सपोज कोई प्रोक्योरमेंट प्रोसेस में कोई डिस्प्यूट, इसमें भी एक प्रोविजन है बिडिंग डॉक्यूमेंट्स में क्लियरली मेंशन है, यदि कुछ डिस्प्यूट्स है उसको कैसे सॉर्ट आउट किया जाएगा वो भी प्रोविजन है बिडिंग डॉक्यूमेंट्स में मेंशन है। यदि कोई प्रोक्योरमेंट प्रोसेस के ऊपर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट आ गया, कोई भी डिस्प्यूट्स आ गया, तो उसको भी रिजॉल्व किया जाएगा, तो उसके ऊपर भी एक प्रोविजन है। इफ एनी एमानेटिंग फ्रॉम द रिजल्टेंट कॉन्ट्रैक्ट शुड बी केप्ट इन द बिडिंग डॉक्यूमेंट। ओके, और द बिडिंग डॉक्यूमेंट शुड इंडिकेट क्लियरली दैट द रिजल्टेंट कॉन्ट्रैक्ट विल बी इंटरप्रेटेड अंडर द इंडियन लॉज। जो है इंडियन लॉज के हिसाब से एक्चुअली जो बेसिकली अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा, जो हमारा लॉ के हिसाब से है उसी के हिसाब से बेसिकली एक पर्टिकुलर बिडर को अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाएगा। ठीक है, द बिडर्स शुड बी गिवन रीजनेबल टाइम टू प्रिपेयर एंड सेंड देयर, एक टाइम दे दिया जाएगा। मैं जैसे आपको बताया, जैसे एडवर्टाइज्ड टेंडर इंक्वायरी है, एडवर्टाइज टेंडर जो 80E है, मैं प्रीवियस वीडियो में 80E में जैसे आपका एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ द गुड्स 25 लाख एंड मोर, तो इस केस में एडवर्टाइज टेंडर इंक्वायरी में जाएंगे। तो इस केस में एक्चुअली जो बिडिंग डॉक्यूमेंट सबमिट होगा मिनिमम 3 वीक्स, यदि फॉरेन बिडर्स पार्टिसिपेट करते हैं तो मिनिमम 4 वीक्स। तो इसे सफिशिएंट टाइम दिया जाएगा जो आप प्रिपेयर करके बीड सबमिट कर सकते हो। और जब बीड ओपन होगा तब पब्लिक के सामने और बीडर का ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव भी प्रेजेंट रहेंगे। आपको याद रखिए, द बीड शुड बी ओपनड इन पब्लिक and authorized representatives of the bidder should be permitted to attend the bid opening। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रेड मार्क, ये भी क्वेश्चन आता है, जब बीड ओपन होगा पब्लिक के सामने होगा और जो बिडर्स का ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव है उनका सामने में बीड ओपन होगा। ठीक है, द स्पेसिफिकेशंस ऑफ द रिक्वायर्ड गुड्स शुड बी क्लियरली स्टेटेड विदाउट एनी एम्बिग्विटी सो दैट द प्रोस्पेक्टिव बिडर्स कैन सेंड मीनिंगफुल बिड्स। In order to attract sufficient number of bidders, the specifications should be broad based to the extent feasible। ये भी तो कोई ambiguity नहीं रहेगा। जब हम बिडिंग प्रोसेस है, जब हम बिडिंग डॉक्यूमेंट्स इनवाइट करेंगे, उसमें जो बिडिंग प्रोसेस है वो बहुत क्लियरली स्पेल्ड आउट होगा, उसमें कोई ambiguity नहीं रहेगा। तब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कुछ प्रोस्पेक्टिव बिडर्स वो अप्लाई करेंगे। और जो चाहे जो एलिजिबिलिटी है कि जो बेसिकली आपका क्वालिफिकेशन है, एलिजिबिलिटी की क्वालिफिकेशन और जो स्पेसिफिकेशन है उसमें भी इतना रेस्ट्रिक्शंस नहीं रहेगा, वो भी फ्लेक्सिबल रहेगा। ओके, कोई अननेसेसरी रेस्ट्रिक्शंस नहीं रहेगा, चाहे एलिजिबिलिटी हो, चाहे सपोज कोई क्वालिफिकेशंस हो, चाहे वो स्पेसिफिकेशन ऑफ द गुड्स हो, उसमें इतना रेस्ट्रिक्शंस नहीं रहेगा। ठीक है, अननेसेसरी रेस्ट्रिक्शंस नहीं रहेगा। ठीक है, और एक प्री बिड कॉन्फ्रेंस होता है, बीड ओपनिंग डेट होता है, बीड ओपनिंग डेट के पहले एक प्री बिड कॉन्फ्रेंस कब होता है? जब टर्न की कॉन्ट्रैक्ट होता है, कोई कंस्ट्रक्शन रिलेटेड होता है, कोई कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लांट है, कि कोई कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग है, कोई कंस्ट्रक्शन ऑफ टावर है, ये टर्न की कॉन्ट्रैक्ट। और ये जो सोफिस्टिकेटेड एंड कॉस्टली इक्विपमेंट जब प्रोक्योर किया जाएगा, इस केस में एक प्री बिड कॉन्फ्रेंस होगा, उसके लिए पर्टिकुलर टाइम, डेट, प्लेस ये भी दे दिया जाएगा। तो वो भी वेबसाइट में पब्लिश होगा, कंसर्न डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री और प्रोक्योरिंग एंटिटी का वेबसाइट में मेंशन होगा, और बीड ओपनिंग डेट के पहले, ओके, बिफोर बीड ओपनिंग डेट ये प्री बिड कॉन्फ्रेंस होगा। तो प्री बिड कॉन्फ्रेंस क्यों होता है कि जो टर्न की कॉन्ट्रैक्ट है, जो कंस्ट्रक्शन रिलेटेड है, कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लांट की, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, कोई कंस्ट्रक्शन रिलेटेड तो कम्युनिकेशन और कोई सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट्स, तो इसलिए बीड ओपनिंग डेट के पहले एक प्री बिड कॉन्फ्रेंस होगा। सभी बिडर्स जो चाहते हैं कि हम
इट मीन्स बीड सबमिट करेंगे और बिडिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, वो सब प्री बिड कॉन्फ्रेंस में प्री बिड कॉन्फ्रेंस को अटेंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ प्री बिड कॉन्फ्रेंस में क्या है, क्लैरिफाइंग इश्यूज एंड क्लियरिंग डाउट्स। इफ एनी कोई डाउट होता है कि कोई इश्यूज होता है, उसका क्लैरिफिकेशन दे दिया जाएगा। इफ एनी अबाउट द स्पेसिफिकेशंस के ऊपर एंड अदर अलाइड टेक्निकल डिटेल्स ऑफ द प्लांट इक्विपमेंट एंड मशीनरी। ये जो है ना बेसिकली प्री बिड कॉन्फ्रेंस में, सपोज जो टेक्निकल पार्ट है, ठीक है, कि कोई स्पेसिफिकेशन से, कोई इक्विपमेंट से रिलेटेड है, कोई मशीनरी रिलेटेड है, वो एक डिस्कशन हो जाएगा। जो भी बिडर्स का डाउट है वो क्लैरिफाई कर दिया जाएगा। ठीक है, तो वो आपको याद रखना है सभी समय प्री बिड कॉन्फ्रेंस ऑलवेज इट इज प्रिवेल्ड बिफोर द बिड ओपनिंग डेट। उसमें कोई क्लैरिफिकेशन बिडर्स है, जो बिडर्स पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, उनका जो भी डाउट है, चाहे टेक्निकल नेचर के ऊपर, कोई स्पेसिफिकेशंस के ऊपर, कि कोई इक्विपमेंट्स के ऊपर, कोई मशीनरी के ऊपर, कोई भी डाउट है, वहां पर वो क्लैरिफाई किया जाएगा। ठीक है, और प्री बिड कॉन्फ्रेंस जो होगा ना, वो दे दिया जाए, मैं बताया कौन सा डेट में होगा और किस प्लेस में होगा, कौन सा टाइम में होगा, वो पूरा क्लियरली वेबसाइट में मेंशन होगा। द डेट, टाइम एंड प्लेस ऑफ द प्री बिड कॉन्फ्रेंस शुड बी इंडिकेटेड इन द बिडिंग डॉक्यूमेंट। वो भी बिडिंग डॉक्यूमेंट में मेंशन होगा। मगर प्री बिड कॉन्फ्रेंस में, जो प्री बिड कॉन्फ्रेंस होता है, वो बेसिकली टर्न की कॉन्ट्रैक्ट और सोफिस्टिकेटेड मशीन्स, आप समझ रहे हो। तो ये जो प्री बिड कॉन्फ्रेंस होगा, जो प्री बिड कॉन्फ्रेंस का डेट होगा, वो बिड ओपनिंग डेट के पहले होगा। ये देखिए, दिस डेट शुड बी सफिशिएंटली अहेड ऑफ बिड ओपनिंग डेट। बिड ओपनिंग डेट मींस आप बिड सबमिट करोगे। जब बिड ओपनिंग डेट मींस आप माने स्टार्ट हो गया, आप बिड अभी सबमिट करोगे, मगर उसके पहले क्या होगा, प्री बिड कॉन्फ्रेंस होगा। किस केस में, टर्न की कॉन्ट्रैक्ट्स, कोई कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, प्लांट की, कोई कंस्ट्रक्शन ऑफ टावर्स रिलेटेड टू द कम्युनिकेशन है, सपोज फ्लाईओवर्स, ब्रिजेस, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, तो इस केस में कोई सोफिस्टिकेटेड प्लांट सपोज सेटअप किया जाएगा, तो इस केस में प्री बिड कॉन्फ्रेंस होता है, और वो पहले होता है, बिड ओपनिंग डेट के पहले होता है। तो records of such conference shall be intimated to all bidders and shall also be exhibited on the website where tender was published। जब टेंडर में बताया ना, ये प्री बिड कॉन्फ्रेंस क्लियरली मेंशन होता है बिडिंग डॉक्यूमेंट्स में। ठीक है, और एवेलुएटिंग बीड्स आ गया। क्या क्राइटेरिया है, हम बीड्स को कैसे एवेलुएट करेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। जो बीड्स को कैसे एवेलुएट किया जाएगा, अभी बीडर्स तो सबमिट कर दिए, उनका बीड्स को एवेलुएट किया जाएगा और अल्टीमेटली अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाएगा। तो एवेलुएशन बीड्स का क्या क्राइटेरिया है, अभी देखेंगे। तो ये सब क्राइटेरिया, फर्स्ट है टाइम ऑफ डिलीवरी। एक है, जब हम इवेलुएट करेंगे तो कैसे, जो टाइम ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट है टाइम ऑफ डिलीवरी, जो टाइमिंग होता है, क्या मंथली की, सपोज क्वार्टरली की, हाफ ईयरली, जो भी है, टाइम ऑफ डिलीवरी। नेक्स्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, सेकंड है परफॉर्मेंस है, एफिशिएंसी है, एनवायरमेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स है। आप कितना एफिशिएंट है, जो आप कोई भी गुड्स आप सप्लाई कर रहे हो, वो कितना एफिशिएंट है, कितना फेवरेबल है, और उसका परफॉर्मेंस क्या है। जब कोई आप सर्विस दे रहे हो, उसका परफॉर्मेंस तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ठीक है, तो और एनवायरमेंटल, कोई ऐसा माने जो बेसिकली कोई आप जो भी गुड्स आप सप्लाई कर रहे हो, इसमें एडवर्सली एक्चुअली दीज गुड्स एक्चुअली डू नॉट इम्पैक्ट द एनवायरमेंट, कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं होगा। ठीक है, और उसमें द टर्म्स ऑफ पेमेंट एंड ऑफ गारंटीज, तो ये भी होता है, जो पेमेंट कैसे होगा, आपको क्या गारंटी देना है, तो ठीक है कि नहीं, ये सब भी मेंशन होता है। प्राइस क्या है, प्राइस आप दे दोगे रीजनेबल प्राइस, ऐसा नहीं कि प्राइस आप बहुत ज्यादा दे देंगे, मगर प्राइस होगा रीजनेबल प्राइस इन कंपेरिजन मार्केट प्राइस। कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग, मेंटेनिंग एंड रिपेयरिंग, जो मेंटेनेंस होगा, ये सब मेंटेनेंस, तो ये सब चीज में इवेलुएट किया जाएगा। टाइम ऑफ डिलीवरी है, कि आपका क्या परफॉर्मेंस है, कितना इफिशिएंटली आप सर्विस प्रोवाइड करोगे, वो आप एनवायरनमेंट कॉन्शियस है कि नहीं, आप जो गुड्स सप्लाई करेंगे वो बेसिकली एनवायरनमेंट को सपोर्ट करेगा कि नहीं, और क्या पेमेंट रहेगा, कैसे पेमेंट, और कौन सा गारंटी आपको देना है। तो ठीक है, और प्राइस भी, आपका प्राइस क्या होगा, और आपका मेंटेनेंस कॉस्ट क्या होगा, ये सब इसी पॉइंट्स को लेकर एक्चुअली बिड्स को इवेलुएट किया जाएगा, और अल्टीमेटली एक बिडर को अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
Next one, bids should be evaluated in terms of the conditions already incorporated in the bidding document. No new condition which was not incorporated in the bidding document should be. अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर आता है। जैसे जो बिड्स को एवेलुएट किया जाएगा उसका कंडीशंस दिया गया है, कंडीशंस ऑलरेडी गिवन, हाउ टू एवेलुएट द बिड्स। कोई ऐसा न्यू कंडीशंस इंसर्ट, जब बिड्स को एवेलुएट किया जाएगा तब कोई न्यू कंडीशंस को इंसर्ट नहीं किया जाएगा, न्यू कंडीशंस को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। ऑलरेडी बिडिंग डॉक्यूमेंट्स में दिया गया है कि इसी कंडीशंस में, इसी पैरामीटर में, इसी गाइडलाइन में बिड्स को एवेलुएट किया जाएगा। मैं अभी बताया कुछ पॉइंट्स, उसमें कोई न्यू कंडीशंस को इंसर्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है। डिटर्मिनेशन ऑफ ए बिड्स रेस्पॉन्सिवनेस शुड बी बेस्ड ऑन द कंटेंट्स ऑफ द बिड इटसेल्फ विदाउट रिकोर्स टू एक्सट्रिंसिक एविडेंस। कोई बाहर का कोई एक्सटर्नल एविडेंस हम नहीं लेंगे। बेसिकली जो भी बिडिंग डॉक्यूमेंट्स का जो कंटेंट है उसके हिसाब से हम चेक करेंगे कि वो ये रेस्पॉन्सिव बिड है ना अनरेस्पॉन्सिव बिड है। कोई आउटसाइड एक्सटर्नल एलिमेंट्स को हम नहीं लेंगे। ठीक है। और यहां पर तो बहुत इंपॉर्टेंट है, bidders should not be permitted to alter or modify their bids after expiry of the deadline for receipt of bids। जो receipt of bids है ना, उसका डेडलाइन खत्म हो चुका है, उसके बाद बिडर्स कोई भी अल्टर और उसका बिड्स में कोई भी अल्टर और कोई भी मॉडिफाई नहीं कर सकता। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है, इसके लिए मैं इसको रेड ये भी कर दिया। जो हम एक बिड सबमिशन डेट होता है, एक लास्ट डेट होता है, उसके बाद कोई बिडर्स उसका बिडिंग में अल्टर नहीं कर सकता कि मॉडिफाई नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि उसका डेडलाइन खत्म हो चुका है। ठीक है। ठीक है, ये हो गया। नेगोशिएशंस नहीं होगा, जैसे कोई प्राइस नेगोशिएशन नॉर्मली नेगोशिएशन नहीं होता है। नेगोशिएशन विद बिडर्स आफ्टर बिड ओपनिंग, बिड ओपन हो गया, बिड ओपन होने के बाद कोई बिडर के साथ नेगोशिएशन नहीं होगा। नेगोशिएशन विद बिडर्स आफ्टर बिड ओपनिंग मस्ट बी सीवियरली डिस्करेज्ड। ओके, आफ्टर बिड ओपनिंग, जब बिड ओपन हो गया हम कोई नेगोशिएशन करेंगे बिडर्स के साथ, इसको डिस्करेज करना है। ऐसा कोई नेगोशिएशन नहीं होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मगर एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में कोई एडहॉक प्रोक्योरमेंट है, कोई पार्ट टाइम प्रोक्योरमेंट दे रहा है और वो पूरा फुल सप्लाई नहीं दे पाएगा, तो इज नेसेसरी ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस द सेम मे बी रिजोर्टेड टू ओनली विद द लोएस्ट एवैल्यूएटेड रेस्पॉन्सिव बिडर। एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में प्राइस नेगोशिएशन होता है। एडहॉक प्रोक्योरमेंट, एडहॉक मींस पार्ट टाइम प्रोक्योरमेंट। ओके, पार्ट टाइम के लिए अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया, तो उस केस में एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में प्राइस नेगोशिएशन हो सकता है। ठीक है। तो बट जनरली आपको याद रखना है, जब बिड ओपन हो गया उसमें कोई बिडर के साथ कोई नेगोशिएशन नहीं होगा, तो नेगोशिएशन शुड बी डिस्करेज्ड। ठीक है। और ये भी आता है जो ग्रीन मार्क दे दिया, कॉन्ट्रैक्ट शुड बी ऑर्डिनरली अवॉर्डेड, ये सेंटेंस को याद रखिए, टू द लोएस्ट एवैल्यूएटेड बिडर व्हिच बिड हैज बीन फाउंड टू बी रेस्पॉन्सिव। रेस्पॉन्सिव मीन जिस एक्सेप्टेड बिड है, और किसको आउट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाएगा ना, जो लोएस्ट एवैल्यूएटेड बिडर, जिसका प्राइस लोएस्ट है, पूरा स्पेसिफिकेशन से, क्वालिटी है, चाहे एलिजिबिलिटी है कि क्वालिफिकेशन है, सब ठीक है, कि जो टेक्निकल पैरामीटर सब फुलफिल करता है, और जिसका लोएस्ट होगा प्राइस, उसी को अल्टीमेटली अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाएगा। ठीक है। और यदि लोएस्ट एक्सेप्टेबल बिडर को एडहॉक रिक्वायरमेंट दे दिया गया, एडहॉक मींस वो कुछ पार्ट टाइम के लिए गुड्स सप्लाई करेगा, पार्ट टाइम के लिए देगा, तो वही है एडहॉक, अगेंस्ट एडहॉक रिक्वायरमेंट इज नॉट इन ए पोजीशन टू सप्लाई द फुल, पूरा क्वांटिटी को वो सप्लाई नहीं कर सकता, वो जो पूरा सप्लाई उसका पार्ट ऑफ द सप्लाई को वो दे देगा। ठीक है, वो एडहॉक रिक्वायरमेंट है। एडहॉक रिक्वायरमेंट मींस बेसिकली वो कैपेबल नहीं है कि वो पूरा क्वांटिटी को सप्लाई करेगा, कुछ पार्ट वो सप्लाई करेगा। उसके बाद क्या है, जो नेक्स्ट जो बिडर है, बी ऑर्डर्ड फ्रॉम द नेक्स्ट हायर रेस्पॉन्सिव बिडर एट द रेट ऑफर्ड बाय द लोएस्ट रेस्पॉन्सिव बिडर। तो अभी पूरा लोएस्ट को दे दिए, मगर वो पूरा क्वांटिटी सप्लाई नहीं कर सकता, पूरा क्वांटिटी, तो सपोज वो 75% दे दिया, अभी नेक्स्ट 25% जो नेक्स्ट लोएस्ट बिडर आएगा उसको दे दिया जाएगा। ठीक है। और यहां पर दे दिया है कि प्रोक्योरमेंट ऑफ एनर्जी एफिशिएंट इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स
while procuring electrical appliances notified by Department of Expenditure shall ensure that they carry the notified threshold और higher star rating of Bureau of Energy Efficiency। तो ये ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी तो हाई ज़्यादा स्टार है, ज़्यादातर 5 स्टार होता है ना, तो उसका एक मिनिमम थ्रेशोल्ड होता है, तो मिनिमम एक क्राइटेरिया होता है, उसके हिसाब से जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, एनर्जी एफिशिएंट इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस प्रोक्योर किया जाएगा, वो किसका रेटिंग देखेंगे, जो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी बताया है कि ये रेटिंग होना चाहिए और ये मिनिमम थ्रेशोल्ड होना चाहिए, उसके हिसाब से प्रोक्योर किया जाएगा। और जिस बिडर को अवार्ड दे दिया जाएगा, द नेम ऑफ द सक्सेसफुल बिडर अवार्डेड द कॉन्ट्रैक्ट शुड बी मेंशन्ड इन द सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल में पब्लिश होगा। जैसे सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल है, वो पोर्टल में पब्लिश होगा, और खुद मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट और जो प्रोक्योरिंग एंटिटी है उसका वेबसाइट में भी डिक्लेयर होगा कि इसी बिडर को अल्टीमेटली अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया। ठीक है। अच्छा, बीड्स को रिजेक्ट कब किया जाएगा? रिजेक्शन ऑफ ऑल बीड्स इज जस्टिफाइड, इफेक्टिव कंपटीशन इज लैकिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बीड्स को कब रिजेक्ट कर दिया जाएगा? जस्टिफिकेशन के साथ, इफेक्टिव कंपटीशन इज लैकिंग। अच्छा, ये क्या है? इफेक्टिव कंपटीशन इज लैकिंग मींस आप ये बता रहे हो कि नंबर ऑफ बिडर्स, नो ऐसा नहीं है, नंबर ऑफ बिडर्स आर लेस, इसके लिए कंपटीशन कम हो गया, ऐसा नहीं। सिंगल बिडर है फिर भी उसको एक्सेप्ट किया जाएगा यदि प्रॉपर तरीके से एडवर्टाइजमेंट हुआ है, और जो एलिजिबिलिटी और जो क्वालिफिकेशन है उसमें उतना रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, और जो प्राइस है वो रीजनेबल है इन कंपैरिजन टू द मार्केट, ऐसा नहीं कि पूरा ज्यादा प्राइस कम है। ओके, तो एक सिंगल बिडर है, वो भी उसको हम एक्सेप्ट करेंगे यदि प्रॉपर तरीके से एडवर्टाइजमेंट हुआ है, और ज्यादातर अननेसेसरी रेस्ट्रिक्शंस नहीं है रिलेटेड टू द क्वालिफिकेशन एंड एलिजिबिलिटी। समझ में आ रहा है? और जो प्राइस भी है वो भी रीजनेबल प्राइस है, तो सिंगल बिडर है भी हम एक्सेप्ट करेंगे। हम कभी कभी सोचते हैं कि इफेक्टिव कंपटीशन इज लैकिंग मींस नंबर ऑफ बिडर्स आर लेस, ये नहीं है। नंबर ऑफ बिडर्स आर नॉट लेस, आगे में हम डिस्कस करेंगे। नंबर ऑफ बिडर्स आर नॉट, ऐसे नहीं देखेंगे। वी डू नॉट सी द नंबर ऑफ बिडर्स, सिंगल बिडर ऑल्सो इट इज एक्सेप्टेड इफ प्रॉपर वे एडवर्टाइजमेंट गिवन। Okay, in eligibility and qualification also flexibility is there. There is no unnecessary restriction. Price also reasonable one in comparison to market price. ऐसा नहीं कि बहुत प्राइस कम है। सब होने के बाद सिंगल बिडर है तो हम एक्सेप्ट करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। मगर इसमें कम हो जाएगा, सपोज प्रॉपर तरीके से एडवर्टाइजमेंट नहीं है, सो मेनी रेस्ट्रिक्शंस है रिलेटेड टू द क्वालिफिकेशन एंड एलिजिबिलिटी। ठीक है, और जो प्राइस है वो भी रीजनेबल नहीं है, बहुत प्राइस कम है, तो इस केस में हम बोलते हैं कि इफेक्टिव कंपटीशन। ओके, इफेक्टिव कंपटीशन इज लैकिंग। तो ऑल बीड्स एंड प्रपोजल्स, ये भी सेकंड पॉइंट है। जो भी हमारा प्रोक्योरमेंट प्रोसेस है उसके हिसाब से बिडिंग डॉक्यूमेंट्स नहीं है। जो हमारा प्रोक्योरमेंट प्रोसेस है, जो गाइडलाइंस है, जो पैरामीटर्स है, उसके हिसाब से बिडिंग डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो वो अनरेस्पॉन्सिव हो जाएगा। और कभी कभी क्या है ना, जो बीड्स में जो प्राइस, जो बीडर्स ने जो प्राइस दिया है बहुत हाई दिया है, सभी बीडर्स जो प्राइस दिया है बहुत हाई है, तो वो हमारा बियॉन्ड ऑफ बजट चला जाएगा। जो प्रोक्योरमेंट एंटिटी की डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री का बियॉन्ड ऑफ बजट चला जाएगा, तो सब्सटेंशियली प्राइस हाई है जो भी बीडर्स प्राइस दिया है। और कोई भी बीडर्स एक्चुअली मिनिमम जो टेक्निकल पैरामीटर्स को फुलफिल नहीं कर पा रहा है, क्योंकि एक टेक्निकल एवैल्यूएशन कमिटी है, वो फर्स्ट टेक्निकल पैरामीटर्स को चेक करेगा। यदि मिनिमम स्कोर नहीं मिला बिडर्स को, समझ रहे कि नहीं, तो सभी बिड्स को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो नन ऑफ द टेक्निकल प्रपोजल्स मीट द मिनिमम टेक्निकल क्वालिफाइंग स्कोर। तो इसी वजह से हमारा बिड्स को रिजेक्ट कर दिया जाता है। एक इफेक्टिव कंपटीशन इज लैकिंग, और जो बिड्स को सबमिट किया गया वो इट इज नॉट अकॉर्डिंग टू द बिडिंग प्रोसेस, और उसमें जो प्राइस दे दिया गया वो हाई, इट मींस सब्सटेंशियली हायर वन। और नेक्स्ट है जो टेक्निकल प्रपोजल्स दिया है सब बिडर्स, वो मिनिमम टेक्निकल स्कोर उनको नहीं मिल रहा है। ठीक है, इस केस में जस्टिफिकेशन के साथ बिड्स को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो यहां पर एक पॉइंट दे दिया गया कि लैक ऑफ कंपटीशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो चीज है बहुत इंपॉर्टेंट है। लैक ऑफ कंपटीशन इन रूल जो हम बताए ना, शैल नॉट बी डिटरमाइंड सोली ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ बिडर्स। हम ये नहीं देखेंगे नंबर ऑफ बिडर्स कम है तो लैक ऑफ कंपटीशन हो गया।
नंबर ऑफ बिडर्स आर वेरी लेस, फॉर दैट रीजन देयर इज लैक ऑफ कंपटीशन। नो, ये नहीं है। ओके, इवन व्हेन, अभी मैं बता रहा था, इवन व्हेन ओनली वन बिड इज सबमिटेड द प्रोसेस में बी कंसिडर्ड वैलिड प्रोवाइडेड फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। इफ सिंगल बिड इज सबमिटेड तभी भी हम उसको कंपटीशन मानेंगे। कब? जब ये मान लेंगे कि एडवर्टाइज जो हुआ है सेटिस्फैक्टरी हुआ है, सफिशिएंट टाइम दे दिया गया बिडिंग को जो बिडिंग डॉक्यूमेंट्स को सबमिशन करने के लिए, एडवर्टाइजमेंट प्रॉपर तरीके से हुआ, बिडिंग डॉक्यूमेंट सबमिशन करने के लिए भी टाइम बहुत ज्यादा दे दिया गया, क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कोई अननेसेसरी रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, और जो प्राइस है वो रीजनेबल है, कोई इतना कम नहीं है, उसके हिसाब से एक सिंगल, सपोज ये सब फुलफिल है और सिंगल बिड है, तभी भी हम एक्सेप्ट करेंगे, तभी भी हम एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, तो हम ये नहीं मानेंगे कि लैक ऑफ कंपटीशन मींस नंबर ऑफ बिडर्स आर लेस। ठीक है, और नेक्स्ट वन, व्हेन ए लिमिटेड और ओपन टेंडर रिजल्ट्स इन ओनली वन इफेक्टिव ऑफर, चाहे लिमिटेड है कि ओपन टेंडर, यदि ओनली वन इफेक्टिव ऑफर होता है हम उसको सिंगल टेंडर कॉन्ट्रैक्ट में लेंगे। ओनली वन इफेक्टिव ऑफर है तो हम ओनली वन बिडर को ये कर लिया कि इसका ही ऑफर इफेक्टिव है, रेस्पॉन्सिव है, तो हम सिंगल टेंडर कॉन्ट्रैक्ट में लेंगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। इन केस परचेज कमिटी इज कॉन्स्टिट्यूटेड, एक परचेज कमिटी कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा टू परचेज और रिकमेंड द प्रोक्योरमेंट, वो एक्चुअली रिकमेंड करेंगे सपोज गुड्स को प्रोक्योर के लिए, तो नो मेंबर ऑफ द परचेज कमिटी should be reporting directly to any other member of such committee in case estimated value of procurement exceeds rupees 25 lakhs। ये याद रखिए, सपोज कोई परचेज कमिटी को फॉर्म किया गया कोई गुड्स को प्रोक्योर करने के लिए जिसका वैल्यू ग्रेटर देन 25 लाख है, तो जब ग्रेटर देन 25 लाख होगा, एक परचेज कमिटी का रिकमेंडेशन चाहिए, तो ग्रेटर देन 25 लाख होगा मींस कोई परचेजिंग कमिटी का कोई मेंबर डायरेक्टली रिपोर्ट नहीं करेगा एनी अदर मेंबर से, डायरेक्टली वन मेंबर कैन नॉट रिपोर्ट टू द अदर मेंबर्स ऑफ द कमिटी इफ द सपोज परचेज वैल्यू ऑफ द गुड्स इज ग्रेटर देन 25 लाख। और इसके लिए किसका रिकमेंडेशन चाहिए? परचेजिंग कमिटी का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। ठीक है, चलो रूल 174, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। रूल 174 एफिशिएंसी, तीनों चीज, एफिशिएंसी, इकोनॉमी एंड अकाउंटेबिलिटी इन पब्लिक प्रोक्योरमेंट सिस्टम, तीनों चीज आता है, एफिशिएंसी, इकोनॉमी, अकाउंटेबिलिटी। इसमें कुछ पॉइंट्स को हम ध्यान देंगे। देखिए, फर्स्ट पॉइंट दिया है टू रिड्यूस डिले, appropriate time frame for each stage of procurement should be prescribed by the ministry or department। देखिए, प्रोक्योरमेंट में कोई डिले नहीं होना चाहिए। ओके, देयर इज नो डिले रिलेटेड टू द प्रोक्योरमेंट प्रोसेस, और एक अप्रोप्रिएट टाइम होगा, जो स्टेजेस ऑफ प्रोक्योरमेंट होगा एक अप्रोप्रिएट टाइम फ्रेम होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट वन। सेकेंड वन दे दिया कि टू मिनिमाइज द टाइम नीडेड फॉर डिसीजन मेकिंग एंड प्लेसमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। देखिए, जो हम डिसीजन लेंगे एक मिनिमम टाइम के अंदर लेंगे, ज्यादा प्रोलॉन्ग नहीं करेंगे। तो ज्यादा माने वी हैव द प्रोक्योरिंग एंटिटी हैज टेकन मोर टाइम फॉर एनी डिसीजन रिलेटेड टू द प्रोक्योरमेंट, नहीं होना चाहिए, मिनिमम टाइम होना चाहिए। और हम प्लेसमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो हम डिसीजन लेंगे कम समय में और प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देंगे। एवरी मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट विद द अप्रूवल ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी मे डेलीगेट whenever necessary appropriate purchasing powers to the lower functionaries। ये भी हो सकता है, जैसे कोई डिले नहीं होगा, जो भी डिसीजन होगा कम टाइम में होगा, प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाएगा, और इस केस में अप्रूवल चाहिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का, और उसमें चाहे सपोज कैसे प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सपोज उसमें कुछ डिले नहीं होगा, कि जो डिसीजन मेकिंग है वो प्रोलॉन्ग नहीं होगा, उसके लिए चाहे जो डेलीगेशन ऑफ पावर हम लोअर फंक्शनरीज को भी दे सकते हैं, क्योंकि जैसे टाइमली प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा और डिसीजन मेकिंग कम टाइम में होगा, तो हम टाइम फ्रेम के अंदर हम इट मींस अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देंगे और गुड्स प्रोक्योर करेंगे। उसके लिए चाहे हम लोअर फंक्शनरीज को भी डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर दे सकते हैं। नेक्स्ट है द मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट शुड एंश्योर प्लेसमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विद इन द ओरिजिनल वैलिडिटी ऑफ द बिड्स। ये भी है, जो वैलिडिटी ऑफ बीड्स है उसमें क्या है, हम बीड वैलिडिटी होता है, मैं बार बार बताया, बीड वैलिडिटी जो है बीड ओपनिंग डेट टू अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो बीड वैलिडिटी पीरियड को हम एक्सटेंड नहीं करेंगे, वही बीड वैलिडिटी पीरियड जो है उसके अंदर हम सब खत्म करेंगे। बीड वैलिडिटी समझ में आया, बीड ओपनिंग डेट टू अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट,
तो बीड वैलिडिटी पीरियड को हम एक्सटेंड नहीं करेंगे, उसको अवॉइड करेंगे। ये दे दिया, एक्सटेंशन ऑफ बीड वैलिडिटी मस्ट बी डिस्करेज्ड। और एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस में जो बीड वैलिडिटी है उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, मगर अदर कंडीशन में हमारा नहीं है। ये बीड ओपनिंग डेट है, ये लास्ट डेट है बीड सबमिशन का, इसी डेट में बीड ओपन होगा, अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाएगा। तो वही बीड ओपनिंग डेट टू बीड वैलिडिटी, जो अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को हम बीड वैलिडिटी पीरियड बोलते हैं, उसको नॉर्मली एक्सटेंड नहीं किया जाएगा। हाँ, एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस विद रीजन उसको बढ़ा जा सकता है। नेक्स्ट आ गया एक कोड ऑफ इंटीग्रिटी आ गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रूल 175 रूल 175(1) है, ये कोड ऑफ इंटीग्रिटी है कुछ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि कोड ऑफ इंटीग्रिटी को ब्रीच किया जाता है तब आप जानते हो कि बिडर्स को डिवेयर कर दिया जाता है, वो सब्सिक्वेंट टाइम में बेसिकली बिडिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता यदि वो कोड ऑफ इंटीग्रिटी को ब्रीच करता है। तो उसमें क्या है देखेंगे, देखिए, प्रोहिबिशन ऑफ मेकिंग ऑफर, सोलिसिटेशन और एक्सेप्टेंस ऑफ ब्राइब और रिवॉर्ड और गिफ्ट और एनी मटेरियल बेनिफिट either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage of the procurement process or to otherwise influence the procurement, ये सब है। गिफ्ट दे देना, ठीक है, कोई रिवॉर्ड दे देना, कोई मटेरियल बेनिफिट लेना, ओके, कोई अनफेयर एडवांटेज के लिए सपोज कुछ प्रोक्योरमेंट प्रोसेस में कैसे आउट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लिया जाएगा, उस केस में कुछ एक्सचेंज करना और प्रोक्योरमेंट प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करना, ये सब कोड ऑफ इंटीग्रिटी को ब्रीच करता है। इस केस में एक्चुअली बीडर्स को डिवेयर कर दिया जाएगा यदि मिलेगा। तो आपको याद रखना है, इट मीन्स इसमें क्या है, कोई गिफ्ट है, कोई ब्राइब है, ओके, कोई बीड को इन्फ्लुएंस करने के लिए कोई एक्सचेंज है, ये नहीं होगा पर्टिकुलरली डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री और जो प्रोक्योरिंग एंटिटी है उसका ऑफिशियल के साथ, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, एनी ओमिशन or misrepresentation that may mislead or attempt to mislead so that financial or other benefit may be obtained or an obligation avoided। इसमें क्या है, जो वर्क, जो ओब्लिगेशन होता है, जो कॉन्ट्रैक्ट का ओब्लिगेशन है, उसको हम अवॉइड करेंगे, मगर मटेरियल बेनिफिट लेने के लिए हम ट्राई करेंगे। जो बिडर क्या करेगा, जो अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लिया वो चाहेगा कैसे मुझे ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट, मॉनेटरी बेनिफिट मिलेगा, मगर जो कॉन्ट्रैक्ट ओब्लिगेशन है वो उसको क्या क्या स्किप किया। तो इस केस में वो कोड ऑफ इंटीग्रिटी को ब्रीच करता है। ये एनी कल्यूजन है कि बीड रिगिंग है और एंटी कॉम्पिटिटिव बिहेवियर है, दैट में इंपेयर द ट्रांसपेरेंसी, फेयरनेस एंड द प्रोग्रेस ऑफ द प्रोक्योर, ये भी कोड ऑफ इंटीग्रिटी को ब्रीच करता है। जैसे आप बीड रिगिंग किया, कोई ऐसा एटमॉस्फेयर, एंटी कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट किया, किसके साथ कल्यूजन किया, तो उसमें क्या है, कुछ क्वेश्चन मार्क आ जाता है, जैसे ट्रांसपेरेंसी, फेयरनेस और जो प्रोक्योरमेंट प्रोसेस में जो प्रोग्रेस है, इसमें सपोज कुछ ये सब चीज आ जाता है जो ट्रांसपेरेंसी को अफेक्ट करता है, जो फेयरनेस को अफेक्ट करता है, जिसमें कंपटीशन कम हो जाता है, जिसमें ये पता चलता है कि बीड रिगिंग है, तो ये सब कोड ऑफ इंटीग्रिटी को ब्रीच करेगा, ठीक है। नेक्स्ट वन, मैं बताया था इसको कि जब ये कोड ऑफ इंटीग्रिटी को ब्रीच करोगे तब जो जेम पोर्टल में 1 to 3 years डिवेयर कर दिया जाता है, जेम पोर्टल में जो रजिस्टर्ड सप्लायर्स है, ठीक है। और जनरली यदि कोई पर्टिकुलर प्रोक्योरिंग एंटिटी का रजिस्टर्ड सप्लायर्स है, उनको 2 years के लिए डिवेयर कर दिया जाता है कि उनका पर्टिकुलरली प्रोक्योरिंग एंटिटी का जो रजिस्टर्ड सप्लायर्स है उनको 2 years के लिए डिवेयर कर दिया जाएगा, और उनको उनका जो अलाइड फार्म से। और सिमिलरली जो जेम है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस में रजिस्टर्ड सप्लायर्स है, यदि वो कोड ऑफ इंटीग्रिटी को ब्रीच करते हैं तो 1 to 3 years उनको डिवेयर कर दिया जाएगा, ठीक है। और पर्टिकुलर प्रोक्योरिंग एंटिटी में अप टू 2 years, ठीक है। तो इसमें जो है इम्प्रॉपर यूज ऑफ इंफॉर्मेशन, प्रोवाइडेड बाय द प्रोक्योरिंग एंटिटी टू द बीडर विथ एन इंटेंट टू गेन अनफेयर एडवांटेज इन द प्रोक्योरमेंट प्रोसेस और फॉर पर्सनल गेन। तो ये भी है, कोई इम्प्रॉपर इंफॉर्मेशन दे दिया प्रोक्योरिंग एंटिटी, ओके, कोई अनफेयर एडवांटेज के लिए आप कुछ इम्प्रॉपर इंफॉर्मेशन दे दिया, ठीक है, कुछ अनफेयर एडवांटेज के लिए, ये भी कोड ऑफ इंटीग्रिटी को ब्रीच करता है। तो बेसिकली आपको याद रखना है, यदि कोड ऑफ इंटीग्रिटी को जो डिवेयरमेंट ऑफ बिडर से, और एक बार बता देता हूं, यदि कोई पर्टिकुलर प्रोक्योरिंग एंटिटी है
यदि उसका जो रजिस्टर्ड सप्लायर्स है वो कोड ऑफ इंटीग्रिटी को ब्रीच करते हैं तो अप टू 2 years उनको डिवेयर कर दिया जाएगा, और उनका अलाइड फार्म्स को। सिमिलरली अदर केस में तो बेसिकली जो डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री और जो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस में जो रजिस्टर्ड सप्लायर्स है अप टू 3 years, अप टू 3 years, ठीक है। और पर्टिकुलर प्रोक्यूरिंग एंटिटी में अप टू 2 years। अब पहले का वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं। और एनी फाइनेंशियल और बिजनेस ट्रांजैक्शंस बिटवीन द बीडर एंड एनी ऑफिशियल ऑफ द प्रोक्यूरिंग एंटिटी रिलेटेड टू टेंडर और एग्जीक्यूशन प्रोसेस और कॉन्ट्रैक्ट व्हिच कैन अफेक्ट द डिसीजन ऑफ द प्रोक्यूरिंग एंटिटी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। आप ऐसा कुछ फाइनेंशियल और बिजनेस ट्रांजैक्शंस कर रहे हो जिसमें क्या है, जो प्रोक्यूरिंग एंटिटी जो डिसीजन लेगा उसको अफेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये भी एक कोड ऑफ इंटीग्रिटी को ब्रीच करता है। कि नेक्स्ट वन, एनी कोयर्सन और एनी थ्रेट टू इम्पेयर और हार्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एनी पार्टी और इट्स प्रॉपर्टी टू इन्फ्लुएंस द प्रोक्योरमेंट प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करने के लिए आप उसको थ्रेटन देना, सपोज आप प्रेशराइज करना, तो ये भी कोड ऑफ इंटीग्रिटी को ब्रीच करता है। ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ एनी इन्वेस्टिगेशन और ऑडिटिंग ऑफ ए प्रोक्योरमेंट प्रोसेस, जो प्रोक्योरमेंट प्रोसेस का जो ऑडिटिंग है कि उसके ऊपर जो इन्वेस्टिगेशन है उसको आप ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हो, वो भी कोड ऑफ इंटीग्रिटी को ब्रीच करता है, ठीक है। ऐसा कुछ फॉल्स डिक्लेरेशन आप दे दिया, मेकिंग फॉल्स डिक्लेरेशन और प्रोवाइडिंग फॉल्स इंफॉर्मेशन, सपोज पास्ट टाइम में कोई गवर्नमेंट एजेंसी को आप फॉल्स डिक्लेरेशन दिया था कि फॉल्स इंफॉर्मेशन दिया था, अभी पता चल गया, तो वो भी कोड ऑफ इंटीग्रिटी को ब्रीच करता है। जैसे आपका डिस्क्लोजर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को डिस्क्लोज किया गया, तो इस केस में आप कोड ऑफ इंटीग्रिटी को ब्रीच कर रहे हो। Disclosure by the bidder of any previous transgressions made in respect of the provisions of subclause with any entity in any country during the last 3 years or being debarred by any other procure, तो ये है, कोई आपको सपोज इन प्रेसिडिंग टाइम आपको कोई प्रोक्यूरिंग एंटिटी आपको डिवेयर किया था, ठीक है, और सपोज ये सब इंफॉर्मेशन मिलता है तो भी कोड ऑफ इंटीग्रिटी को आप ब्रीच करते हो, ठीक है। तो ये चीज सब आपको ध्यान देना है। और 175(2) क्या बोल रहा है कि अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा। सपोज आप कोड ऑफ इंटीग्रिटी को ब्रीच करते हो तो उसमें आपको अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा। क्यों आपको इट मीन्स बिडिंग प्रोसेस में आगे में आपको पार्टिसिपेट करने के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा? क्योंकि आप कोड ऑफ इंटीग्रिटी को ब्रीच किया है। तो आपको जो बिडर्स को सफिशिएंट टाइम दिया जाएगा, अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा रिप्रेजेंटेशन देने के लिए। ये वही दे दिया। The procuring entity, after giving a reasonable opportunity of being heard, comes to the conclusion that the bidder or prospective bidder, as the case may be, has contravened the code of integrity, may take appropriate measures. तो आपको सफिशिएंट ये जो रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा। क्यों आपको बिडिंग प्रोसेस से डिवेयर ना किया जाए, क्यों आपको बिडिंग प्रोसेस से आपको अलाउ नहीं किया जाएगा, आप आगे में बिडिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, तो इसके लिए आपको रिप्रेजेंटेशन सफिशिएंट अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा, आप रिप्रेजेंटेशन दे सकते हो। फिर कंक्लूजन आएगा, ठीक है। आप रिप्रेजेंटेशन देने के बाद, बीडर रिप्रेजेंटेशन देने के बाद फिर कंक्लूजन होगा कि आप कोड ऑफ इंटीग्रिटी को कंप्लीटली कंट्रावेन किया है, तो आपके ऊपर एक्शन होगा। ये 175(2) में होगा, ठीक है। 176 क्या है? बाय बैक ऑफर्स। इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, ये जो रूल के ऊपर आता है। बाय बैक ऑफर क्या है कि जो ओल्ड गुड्स है, ओल्ड गुड्स एक्चुअली रिप्लेस बाय न्यू वन, इसके लिए बिडिंग होगा। ओल्ड गुड्स रिप्लेस बाय न्यू वन, आप ओल्ड गुड्स को बेच दोगे, उसके बदले में आपको न्यू लेना है, ये दिया है। व्हेन इट इज डिसाइडेड विद द अप्रूवल ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू रिप्लेस एन एग्जिस्टिंग ओल्ड आइटम्स विथ ए न्यू एंड ए बेटर वर्सन। आपको बेटर वर्सन का कमोडिटी चाहिए, तो जो ओल्ड है, ओल्ड गुड्स एक्चुअली ओल्ड वर्सन गुड्स कैन बी रिप्लेस्ड बाय न्यू वर्सन। तो वही है बाय बैक ऑफर। द डिपार्टमेंट may trade the existing old item while purchasing the new one। तो ओल्ड आइटम को दे देगा और उसके बदले में न्यू लेगा, ठीक है, समझ में आ रहा है? यही है बाय बैक ऑफर। फॉर दिस पर्पज ए suitable clause is to be incorporated in the bidding document so that the prospective and interested bidders formulate their bids accordingly। ये buyback means old goods can be replaced by new one, कि old version goods can be replaced by new version। तो उसके हिसाब से क्लॉज रहेगा, जो ओल्ड गुड्स लेगा और उसके बदले क्या देगा? न्यू वन देगा, न्यू वर्सन देगा। ओल्ड वर्सन को ले जाएगा, न्यू वर्सन देगा। तो इससे एक सुटेबल क्लॉज होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? डिपेंडिंग ऑन द
value and condition of the old item to be traded, the time as well as the mode of handing over the old item to the successful bidder should be there. तो कैसे वो ऐसे डेट टाइम प्लेस फिक्स किया जाएगा जो ओल्ड आइटम्स को हैंड ओवर किया जाएगा, जो सक्सेसफुल बिडर है उसको ओल्ड आइटम्स को हैंड ओवर किया जाएगा और उससे न्यू आइटम्स को कलेक्ट किया जाएगा। तो उसके ऊपर भी क्लॉज रहेगा बिडिंग डॉक्यूमेंट्स में। और फर्दर सुइटेबल प्रोविजन शुड आल्सो बी केप्ट इन द बिडिंग डॉक्यूमेंट टू एनेबल द परचेजर आइदर टू ट्रेड और नॉट टू ट्रेड द आइटम व्हाइल परचेजिंग द न्यू वन। तो ये भी रहेगा कि जब वो सुइटेबल प्रोविजंस रहेगा कि जब वो न्यू आइटम को परचेज करेगा, जो प्रोक्यूरिंग एंटिटी न्यू आइटम को परचेज करेगा, तब वो ओल्ड आइटम्स को हैंड ओवर करेगा कि नहीं, ये भी एक प्रोविजन रहेगा। सुइटेबल प्रोविजन शुड आल्सो बी केप्ट इन द बिडिंग डॉक्यूमेंट टू एनेबल द परचेजर कौन आइदर टू ट्रेड और नॉट टू ट्रेड द आइटम। ओके, टू एनेबल द परचेजर आइदर टू ट्रेड और नॉट टू ट्रेड द आइटम व्हाइल परचेजिंग द न्यू वन। वो जो ओल्ड आइटम्स है वो देगा कि नहीं, इसमें इसके ऊपर भी एक क्लॉज रहेगा कि क्लॉज में क्लियरली मेंशन होगा कि ओल्ड गुड्स दे दिया जाएगा और न्यू गुड्स उससे लिया जाएगा बिडर से, जो सक्सेसफुल बिडर है। सक्सेसफुल बिडर को ओल्ड वर्जन गुड दे दिया जाएगा, उससे न्यू वर्जन कलेक्ट किया जाएगा। कि ये नहीं है कि ओल्ड वर्जन नहीं, ऐसा कुछ ट्रेड नहीं होगा ओल्ड वर्जन, मगर उससे न्यू वर्जन लिया जाएगा। ठीक है, मगर बायबैक ऑफर जो है बेसिकली बायबैक ऑफर जो GFR 176 वाला वही है। इट मीन्स ओल्ड वर्सन गुड्स कैन बी रिप्लेस्ड बाय न्यू वन, तो उसके हिसाब से बिडिंग इनवाइट किया जाएगा। ठीक है, तो अभी हम क्वेश्चंस देखेंगे 25 क्वेश्चंस। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग व्हिच ऑफ द बिलो स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट वन। देखिए इनकरेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट को हम डिस्कस करेंगे। Performance securities should remain valid for a period of 60 days beyond the date of completion of all contractual obligations of the supplier including warranty obligations। ये ठीक है। जो वारंटी ओब्लिगेशन है कि जो कॉन्ट्रैक्ट ओब्लिगेशन है, सपोज आज खत्म हो रहा है, कल से 60 डेज, तो जो परफॉर्मेंस सिक्योरिटी का वैलिडिटी पीरियड रहेगा 60 डेज बियॉन्ड द कंप्लीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल ओब्लिगेशंस और वारंटी ओब्लिगेशंस। ठीक है, तो बीड सिक्योरिटी शुड बी रिफंडेड टू द सक्सेसफुल बिडर ऑन रिसिप्ट ऑफ परफॉर्मेंस सिक्योरिटी। ठीक है, जिस बिडर को अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया, जब उससे परफॉर्मेंस सिक्योरिटी रिसीव किया जाएगा, उसका बीड सिक्योरिटी को उसको रिफंड कर दिया जाएगा। ये भी ठीक है, ये दोनों स्टेटमेंट ठीक है। बोथ 1 and 2 ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन को अच्छे से देख ले, क्या क्वेश्चन पूछा है। नेक्स्ट वन, इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर गुड्स द नीड फॉर द परफॉर्मेंस सिक्योरिटी। अच्छा, मैं बोला था जो परफॉर्मेंस सिक्योरिटी किसके ऊपर डिपेंड करता है, दो चीज, एक मार्केट कंडीशन और एक है कमर्शियल प्रैक्टिसेस फॉर द पर्टिकुलर काइंड ऑफ गुड्स। वो जो गुड्स का क्या कमर्शियल प्रैक्टिसेस है और मार्केट कंडीशंस क्या है, बस देखिए दो है तो है, मैं पहले बताया था क्लियरली। द मार्केट कंडीशंस, कमर्शियल प्रैक्टिसेस फॉर द पर्टिकुलर काइंड ऑफ गुड्स, प्रोक्योरमेंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ गुड्स, प्रोक्योरमेंट ऑफ क्वालिटी नहीं है, तो फर्स्ट दो है। तो परफॉर्मेंस सिक्योरिटी जो है मेनली डिपेंड इसी को होता है, मार्केट कंडीशंस को डिपेंड करता है और जो गुड्स का कमर्शियल प्रैक्टिस को के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहां पर आंसर भी बीट सी है 1 and 2। क्वेश्चन नंबर 3, इन रेस्पेक्ट ऑफ प्रोक्योरमेंट ओनली, अब मैं बताया था गुड्स, कंसल्टेंसी सर्विस, नॉन कंसल्टेंसी सर्विस में जो परफॉर्मेंस सिक्योरिटी शुड बी फॉर एन अमाउंट ऑफ डैश ऑफ द वैल्यू ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ये 3 to 5% है, अभी मॉडिफाई किया गया है, 3 to 5% है परफॉर्मेंस सिक्योरिटी ऑफ द वैल्यू ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ओके, चाहे गुड्स आप गुड्स कॉन्ट्रैक्ट दे दिया कि कंसल्टेंसी सर्विस की नॉन कंसल्टेंसी सर्विस, उसमें जब आप एक पर्टिकुलर बिडर को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, तो जो वैल्यू ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट होगा उसका 3 to 5% फिक्स होता है, वो आप डिसाइड करो। चाहे परफॉर्मेंस 3% हो सकता है, 4% हो सकता है, 5% हो सकता है, मगर वो बिडिंग डॉक्यूमेंट में मेंशन होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, अकॉर्डिंग टू द GFR इन केस ऑफ मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट, ये आप देख लीजिए GFR 172 जो एडवांस रिलेटेड है, मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट, द अमाउंट शुड नॉट एक्सीड द अमाउंट पेबल फॉर डैश अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। मैं बताया था जो मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट होता है, जैसे रेफ्रिजरेटर है, एयर कंडीशनर है, कि कंप्यूटर्स है, उसके लिए मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो उसमें एडवांस पेमेंट कितना होगा। तो आपको याद रखिए, जब जितना हम 6 months में उनको पेमेंट करेंगे,
नॉर्मली जितना हम 6 मंथ्स में उनको पेमेंट करेंगे उतना ही उनको एडवांस पेमेंट मिलेगा, ठीक है। सो शुड नॉट एक्सीड द अमाउंट पेबल फॉर 6 मंथ्स अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, करेक्ट स्टेटमेंट डिटेक्ट करेंगे। एडवांस पेमेंट डिमांडेड बाय फार्म्स अगेंस्ट फैब्रिकेशन कॉन्ट्रैक्ट्स की टर्न की कॉन्ट्रैक्ट्स एटसेट्रा सच एडवांस पेमेंट शुड नॉट एक्सीड 40% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू टू फार्म प्राइवेट फार्म्स। नहीं 40% नहीं, ये 30% होना चाहिए, गलत है। जब कोई फैब्रिकेशन कॉन्ट्रैक्ट है कि टर्न की कॉन्ट्रैक्ट में बताया था, टर्न की कॉन्ट्रैक्ट क्या है, जैसे आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ टावर्स है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ सपोज रिसर्च सेंटर है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ लैब है, ये सब केस में तो जो एडवांस पेमेंट होगा प्राइवेट फार्म को 30% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, और जो एजेंसी होगा स्टेट गवर्नमेंट का कि पीएसयू का कि सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसको वैल्यू ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट का 40% एडवांस पेमेंट दिया जाएगा। तो यहाँ पर 40% दिया प्राइवेट फार्म्स, ये गलत है। सिमिलरली एडवांस पेमेंट डिमांडेड बाय फार्म्स अगेंस्ट फैब्रिकेशन कॉन्ट्रैक्ट्स, टर्न की कॉन्ट्रैक्ट्स एटसेट्रा सच एडवांस पेमेंट शुड नॉट एक्सीड 30% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू टू स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसी और पब्लिक सेक्टर, ये भी गलत है। तो ये उल्टा हो गया, ये 30% होना चाहिए, ये 40% होना चाहिए, तो दोनों गलत है। तो यहां पर ऑप्शन डी नॉन, क्योंकि करेक्ट पूछा है ना, ये नॉन, ठीक है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 करेक्ट स्टेटमेंट हम देखेंगे। पार्ट पेमेंट टू द सप्लायर में बी रिलीज्ड आफ्टर इट डिस्पैचेस द गुड्स फ्रॉम इट्स प्रीमाइसेस इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आप देख लीजिए, मैं बताया था जीएफआर 172 एडवांस रिलेटेड है, सबसेक्शन 2 देखिए, उसमें दिया गया है जब सप्लायर उसका प्रीमाइसेस से गुड को डिस्पैच करेगा तब उसको पार्ट पेमेंट दे दिया जाएगा। हम पार्ट पेमेंट दे सकते हैं जब उस जो सप्लायर जब गुड्स को उसका प्रीमाइसेस से डिस्पैच कर देगा, तब हम पार्ट पेमेंट दे सकते हैं। भाई ये करेक्ट है स्टेटमेंट। पार्ट पेमेंट टू द सप्लायर में बी रिलीज्ड आफ्टर हैंड ओवर द गुड्स टू द रिस्पेक्टिव ऑफिस और डिपार्टमेंट, ये नहीं है। पार्ट पेमेंट हम दे सकते हैं जब सप्लायर का प्रीमाइसेस से गुड डिस्पैच कर दिया जाएगा, हम उसको पार्ट पेमेंट दे सकते हैं। पार्ट पेमेंट टू द सप्लायर्स डिपेंडिंग ऑन द टर्म्स ऑफ डिलीवरी इनकॉर्पोरेटेड इन ए कॉन्ट्रैक्ट। बेसिकली जो कॉन्ट्रैक्ट पेपर है उसमें क्लियरली मेंशन है जैसे पार्ट पेमेंट कैसे सप्लायर्स को किया जाएगा, तो ये भी करेक्ट है सेंटेंस। तो करेक्ट पूछा है मींस 1 और 3 करेक्ट है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 को चलेंगे। बिडिंग डॉक्यूमेंट शुड इंक्लूड ए क्लॉज दैट इफ ए फर्म कोट्स डैश द बिड शैल बी ट्रीटेड एज अनरेस्पॉन्सिव एंड विल नॉट बी कंसीडर्ड। मैं बताया था ये क्लॉज में यदि मेंशन नो चार्जेस आ गया, क्योंकि सभी समय बिडिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ बीड सिक्योरिटी देना है, अर्नेस्ट मनी देना है। यदि कोई बिडर वो नील चार्जेस के साथ बीड डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिया तो वो अनरेस्पॉन्सिव होगा, नील चार्जेस। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इसको मैं बताया था, ऑप्शन ए इज द करेक्ट, नील चार्जेस नहीं होगा। यदि क्लॉज में वो नील चार्जेस बीडर मेंशन कर देता है तब उसका बिडिंग डॉक्यूमेंट को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा और उसको अनरेस्पॉन्सिव डिक्लेयर कर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, व्हिच ऑफ द बिलो स्टेटमेंट्स इज द करेक्ट वन। फिर करेक्ट स्टेटमेंट को देखेंगे। द बीड शुड बी ओपनड इन पब्लिक। मैं बताया था जब बीड ओपन होगा ना पब्लिक के सामने होगा, ये करेक्ट है। और जब बीड, और एक बताया था जब बीड ओपन होगा जो बीडर्स का जो ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव्स है वो भी उनका सामने में भी बीड ओपन होगा। सो ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द बीडर्स शुड अटेंड द एक्चुअली जो जब बीड ओपन होगा दे मस्ट अटेंड, ओके, वो भी ठीक है। ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द बीडर्स शुड बी परमिटेड टू अटेंड द बीड ओपनिंग, ये भी ठीक है। बीडर्स शुड बी परमिटेड टू अल्टर और मॉडिफाई देयर बिड्स आफ्टर एक्सपायरी ऑफ द डेडलाइन फॉर रिसीप्ट ऑफ बिड्स, ये नहीं होगा, ये गलत है। जो बिडिंग एक बिडिंग सबमिशन डेट होता है, तो बिडिंग सबमिशन डेट एक्सपायरी हो चुका है तो उस डेडलाइन के बाद बिडिंग डॉक्यूमेंट में कोई अल्टर और मॉडिफिकेशन नहीं हो सकता, मगर दिया है बीडर शुड बी परमिटेड टू अल्टर और मॉडिफाई देयर बिड्स आफ्टर एक्सपायरी, आफ्टर, ये गलत है। तो फर्स्ट 2 करेक्ट है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो
bids should be opened in front of the public, or authorized representative of the bidders also they should attend. Okay, तो थर्ड वन गलत है. क्वेश्चन नंबर 9, period for which performance security should remain valid beyond the date of completion of all contractual obligations of the supplier including warranty obligations. तो परफॉर्मेंस सिक्योरिटी का पीरियड जो 60 डेज होता है, जब कॉन्ट्रैक्चुअल ओब्लिगेशंस खत्म हो गया कि वारंटी ओब्लिगेशंस खत्म हो गया, तो बियॉन्ड आज खत्म होता है तो कल से आप 60 डेज काउंट करो, परफॉर्मेंस सिक्योरिटी वैलिड होगा. तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 10, एडवांस पेमेंट्स फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मे बी मेड इन केसेस एडवांस पेमेंट डिमांडेड. एडवांस पेमेंट में बताया था तीनों चीज में होता है. एक मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट होता है, और एक फैब्रिकेटिंग कॉन्ट्रैक्ट होता है, टर्न की कॉन्ट्रैक्ट होता है. ये तीनों चीज. तो बाय फार्म्स होल्डिंग मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर सर्विंग अप एयर, देखिए मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट एयर कंडीशनर, कंप्यूटर, ठीक है, और कोई कॉस्टली इक्विपमेंट है, और फैब्रिकेशन कॉन्ट्रैक्ट है, कोई स्टील कोई एल्यूमिनियम काम हो रहा है, सपोज आपका ग्रिल फ्रिल काम हो रहा है, और कोई टर्न की कॉन्ट्रैक्ट, कोई कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग है, कि कंस्ट्रक्शन ऑफ लैब है, कोई कंस्ट्रक्शन ऑफ रिसर्च सेंटर है, कि कोई कंस्ट्रक्शन ऑफ टावर है, ये सब. तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर होगा. एडवांस पेमेंट इसी में होता है. जैसे एक मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट और एक फैब्रिकेशन, ये मेंटेनेंस हो गया मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट, और एक हो गया फैब्रिकेशन और टर्न की. अदर नहीं होगा. ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, प्राइवेट फार्म्स को सपोज हम चाहे टर्न की कॉन्ट्रैक्ट्स हो कि फैब्रिकेशन कॉन्ट्रैक्ट हो, इस केस में जो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है प्राइवेट फार्म को, फैब्रिकेशन कॉन्ट्रैक्ट हो, जो प्राइवेट फार्म है उसको 30% कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का 30% एडवांस दिया जाएगा, उससे ज्यादा नहीं. इन केस ऑफ एडवांस अप टू प्राइवेट फार्म्स इट शुड नॉट एक्सीड 30% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू. 12 में यदि वही फैब्रिकेशन कॉन्ट्रैक्ट और टर्न की कॉन्ट्रैक्ट का बात आता है, जब हम एडवांस देंगे, कोई एजेंसी है बिलोंग्स टू स्टेट गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की, पीएसयू का, उसको जो वैल्यू ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट का 40% एडवांस शुड नॉट एक्सीड, इससे ज्यादा नहीं होगा. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 13, मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट में रिलैक्स द सीलिंग्स इंक्लूडिंग परसेंटेज लेट डाउन फॉर एडवांस पेमेंट्स फॉर प्राइवेट फार्म्स इन कंसल्टेशन विथ. सपोज कोई रिलैक्सेशन जो एडवांस पेमेंट है, चाहे प्राइवेट फार्म्स को कि कोई गवर्नमेंट फार्म्स को, उसमें जो रिलैक्सेशन होगा किसके साथ कंसल्ट करना है. मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट में रिलैक्स द सीलिंग्स इन कंसल्टेशन विथ फाइनेंशियल एडवाइजर्स, ये मैं बताया था. ओके, कंसर्न डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री वो फाइनेंशियल एडवाइजर्स का साथ कंसल्टेशन करने के बाद उस जो परसेंटेज है एडवांस पेमेंट का, जो परसेंटेज है उसमें रिलैक्सेशन कर सकता है. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. 14 में, इन केस ए परचेज कमिटी इज कॉन्स्टिट्यूटेड टू परचेज और रिकमेंड द प्रोक्योरमेंट, नो मेंबर ऑफ द परचेज कमिटी शुड बी रिपोर्टिंग डायरेक्टली टू एनी अदर मेंबर ऑफ सच कमिटी इन केसेस एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ द प्रोक्योरमेंट एक्सीड्स ₹25 लाख. इसको मैं बताया था, क्लियरली बताया था कि कोई परचेज कमिटी है, और परचेज कमिटी अभी रिकमेंड करेगा कि जो गुड्स हम प्रोक्योर करेंगे उसका वैल्यू है मोर देन 25 लाख, तो उसमें डायरेक्टली एनी मेंबर ऑफ द परचेजिंग कमिटी शुड नॉट डायरेक्टली रिपोर्ट टू द एनी अदर मेंबर ऑफ द कमिटी if the value of the suppose goods is more than 25 लाख, और वो गुड्स को जो प्रोक्योर किया जाएगा परचेज कमेटी का रिकमेंडेशन से किया जाएगा. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एडवांस दैट कैन बी सैंक्शनड बाय मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट टू ए गवर्नमेंट प्लीडर, जो गवर्नमेंट लॉयर है जिसमें गवर्नमेंट एक पार्टी है, कितना मैक्सिमम एडवांस दिया जाएगा एक गवर्नमेंट लॉयर को, ओके, इन कनेक्शन विद द लॉ सुइट्स टू हिज गवर्नमेंट इज ए पार्टी. जो एवरी डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट प्लीडर होते हैं, गवर्नमेंट लॉयर होते हैं. सपोज गवर्नमेंट एक पार्टी है और वो गवर्नमेंट प्लीडर अभी फाइट कर रहा है, तो उस केस में उसको मैक्सिमम एडवांस ₹25,000 मिलेगा. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द मॉनेटरी लिमिट इन केस ऑफ थेफ्ट, फ्रॉड एटसेट्रा.
above which the case is to be reported to the police for investigation। तो आप याद रखिए कोई थेफ्ट है कि फ्रॉड है, सपोज कोई ऐसा सस्पिशियस फायर है, ये देखिए सपोज सस्पिशियस फायर है, इसके वजह से कोई सपोज थेफ्ट है कि फ्रॉड है, और इस केस में कितना मॉनेटरी लिमिट होगा, जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन, पुलिस का हेल्प लिया जाएगा इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो वो है मॉनेटरी लिमिट जो है अबोव दिया है। व्हाट इज द मॉनेटरी लिमिट इन केस ऑफ थेफ्ट, फ्रॉड एटसेट्रा, अबोव व्हिच द केस इज मोर देन 50, ग्रेटर देन 50,000। ओके, सपोज इसका इतना फ्रॉड हो गया कि थेफ्ट हो गया कि सस्पिशियस फायर हो गया, तो इस केस में पुलिस को दे दिया जाएगा इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। मगर इसमें क्या है, अप टू 50,000 है, तो जो सबऑर्डिनेट अथॉरिटी है वो उसका नेक्स्ट अथॉरिटी को इन्फॉर्म करेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? ये जो थेफ्ट फ्रॉड, इसमें तो आंसर आपको मिल गया। अबोव ग्रेटर देन 50,000 है, तो ये जो कंडीशंस में सस्पिशियस फायर, थेफ्ट, फ्रॉड, इसमें पुलिस इन्वेस्टिगेशन, पुलिस का हेल्प लिया जाएगा इन्वेस्टिगेशन के लिए। मगर इसमें और एक चीज बता रहा हूं, अप टू 50,000, सपोज इसी केस में अप टू ₹50,000, सपोज फ्रॉड है कि थेफ्ट है कि कोई सपोज सस्पिशियस फायर में वो नष्ट हो गया, अप टू एथिको, तो जो सबऑर्डिनेट अथॉरिटी है वो उसका नेक्स्ट हायर अथॉरिटी को इन्फॉर्म करेगा। ओके, सबऑर्डिनेट अथॉरिटी इन्फॉर्म टू द नेक्स्ट हायर अथॉरिटी अबाउट इट। मगर ग्रेटर देन 50,000 है तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए जाएगा। समझ में आया? तो यहां पर जो ऑप्शन है बी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 को चलेंगे। Should a bidder request or inquire about the reasons for rejection or non-issuance of a tender to a prospective bidder? Is it mandatory to disclose the reasons? ये भी है। सपोज आपका बीड को रिजेक्ट कर दिया गया, आप क्वेश्चन कर सकते हो कि क्यों मेरा बीड को रिजेक्ट किया गया, तो उसमें आपको भी जो कंसर्न डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री और प्रोक्योरिंग एंटिटी है, वो रीजन आपको जस्टिफिकेशन देगा कि इसी रीजन के वजह से आपका बीड को रिजेक्ट कर दिया गया। यस, ये होगा। इज इट मैंडेटरी? यस, मैंडेटरी है। सपोज मेरा बीड को रिजेक्ट कर दिया गया, मैं क्वेश्चन पूछूंगा फॉर व्हाट रीजन एक्चुअली माय बीड इज रिजेक्टेड, यू गिव द क्लैरिफिकेशन, यू गिव द प्रॉपर जस्टिफिकेशन, और वो डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री और प्रोक्योरिंग एंटिटी उसको जस्टिफिकेशन देना है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। When is the rejection of all bids justified? ऑप्शन दिया है when effective competition is lacking, when bids or proposals are responsive to the requirements of the procurement division, when the technical bids meet the minimum qualifying score, when all bids meet the criteria for evaluation of bids। यहाँ पर जो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि इसी केस में क्या होगा, रिजेक्शन when effective competition is lacking। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहां पर रिजेक्ट जस्टिफिकेशन में व्हेन इज द रिजेक्शन ऑफ ऑल बिड्स जस्टिफाइड, व्हेन इफेक्टिव कंपटीशन, क्योंकि अदर पॉइंट्स में तो रिजेक्शन नहीं होगा, क्योंकि रेस्पॉन्सिव बिड है, मिनिमम टेक्निकल जो बिडर्स को मिनिमम टेक्निकल स्कोर मिल रहा है, उनको तो उनका फाइनेंशियल बिड को एवेलुएट किया जाएगा, और यदि बिडर सभी बिड्स माने क्राइटेरिया को फुलफिल करता है, क्यों उसको रिजेक्ट किया जाएगा? मगर इफेक्टिव कंपटीशन इज लैकिंग, व्हेन इफेक्टिव कंपटीशन इज लैकिंग देन बिड को रिजेक्ट कर दिया जाता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। मैं उसको क्लैरिफाई कर चुका हूं। ठीक है, व्हेन इज द रिजेक्शन ऑफ ऑल बिड्स जस्टिफाइड, मैं इसको ऑप्शन दे चुका हूं। इफेक्टिव कंपटीशन किस केस में एक्चुअली बिड्स को रिजेक्ट कर दिया जाएगा? ना, इफेक्टिव कंपटीशन इज लैकिंग। और एक है यदि जो प्रोक्योरमेंट प्रोसेस है, उसका जो गाइडलाइन पैरामीटर है, उसके हिसाब से बिडिंग डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किया गया है, और जो बिडर्स जो प्राइस दे दिए वो सब्सटेंशियली हायर है, ज्यादा है, इट इज बियॉन्ड ऑफ द सपोज बजट। और कभी कभी क्या है, जो टेक्निकल बेसिकली बिडर्स को एक्चुअली मिनिमम एक टेक्निकल स्कोर मिलना चाहिए, मिनिमम स्कोर नहीं मिला, तो ये सब चीज है जो बिड्स को रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो यहां पर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।
which rule GFR speaks about transparency, कंपटीशन, फेयरनेस एंड एलिमिनेशन ऑफ अर्बन, ये जो है प्रोसेस है, यही है बिडिंग प्रोक्योरमेंट प्रोसेस। ये 173 है, GFR 173 बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बेसिकली इसी में कैसे बीड को एवेलुएट किया जाएगा, किस कंडीशंस में बीड्स को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, इसमें क्लियरली है। तो बीडिंग डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या पैरामीटर है, क्या क्या गाइडलाइंस है, कब हम बीड्स को एक रेस्पॉन्सिव बीड मानेंगे, ये डिटेल से ही इसी में है। जो बिडिंग प्रोक्योरमेंट प्रोसेस का गाइडलाइंस दिया है पूरा बिडिंग डॉक्यूमेंट्स में, तो जो बहुत सिंपल लैंग्वेज में बिडिंग डॉक्यूमेंट्स में बहुत सिंपल लैंग्वेज में जो पैरामीटर्स गाइडलाइंस है वो दे दिया गया है कि व्हाट आर द क्राइटेरिया फॉर बीड एवेलुएशन, इन एट व्हाट कंडीशन बीड्स वुड बी रिजेक्टेड, ये पूरा दिया है। तो यही है, ये प्रोक्योरमेंट प्रोसेस डिटेल्स दिया है GFR 173, वही है ट्रांसपेरेंसी, कंपटीशन, फेयरनेस एंड एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्रेरीनेस। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ई प्रोक्योरमेंट जो है ना, अकॉर्डिंग टू GFR मीन्स पेमेंट फॉर प्रोक्योरमेंट बीइंग मेड ऑनलाइन, प्रोक्योरमेंट ऑफ कंप्यूटर रिलेटेड वर्क्स, यूज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन द प्रोक्योरमेंट प्रोसेस। इसी में हमारा जो प्रोक्योरमेंट प्रोसेस में हम IT को यूज करेंगे। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, हम IT को यूज करेंगे हमारा प्रोक्योरमेंट प्रोसेस में, वही है ई प्रोक्योरमेंट। Question number 21. How many tour advances shall be allowed to remain outstanding? एक ही टाइम में कितना टूर के लिए आप एडवांस लिया है तो कितना आउटस्टैंडिंग हो सकता है एक टाइम में? हाउ मेनी टूर एडवांसेस शैल बी अलाउड टू रिमेन आउटस्टैंडिंग एट ए टाइम? एक समय में कितना टूर एडवांस आप आउटस्टैंडिंग रख सकते हो? तो मैक्सिमम 2 है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज आप टूर्स जा रहे हो, एडवांस लिया है और आपका टूर खत्म होने के बाद आप सेटल करोगे, क्योंकि मैं बताया था विद इन, यदि एडवांस लिया है कितना दिन में आप सेटल करोगे? विद इन 15 डेज आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ टूर जर्नी, नहीं की? तो इसमें कितना आउटस्टैंडिंग रहेगा? मैक्सिमम 2 रहेगा, 2 से ज्यादा नहीं। क्वेश्चन नंबर 22. What is the maximum quantum of traveling allowance to be granted to the family of the deceased government servant? कोई एक डिसीज गवर्नमेंट सर्वेंट का डेथ हो गया तो उसका फैमिली मेंबर्स को कितना मैक्सिमम ट्रैवलिंग अलाउंस मिलेगा? तो बेसिकली जो एंटाइटल है 75%, जो टी एडमिसिबल होगा उसका 75% मिलता है। जो टी एडमिसिबल होगा, जैसे गवर्नमेंट सर्वेंट का डेथ हो गया, फैमिली मेंबर्स को ट्रैवलिंग अलाउंस मिलेगा, तो जितना ट्रैवलिंग अलाउंस एक्चुअली एंटाइटलमेंट है उसका 75% एडवांस मिलेगा। ओके तो वही दिया है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज द मैक्सिमम क्वांटम ऑफ ट्रैवलिंग अलाउंस टू बी ग्रांटेड टू द फैमिली ऑफ द डिसीज? तो एडवांस के आकार में 75% मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23. व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इमीडिएट रिलीफ ग्रांटेड? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इमीडिएट रिलीफ ग्रांटेड टू द फैमिली ऑफ द डिसीज गवर्नमेंट सर्वेंट। कोई गवर्नमेंट सर्वेंट का डेथ हो गया तो मैक्सिमम कितना रिलीफ दे दिया जाएगा फैमिली मेंबर्स को? तो मैक्सिमम रिलीफ है 25,000। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सपोज कोई गवर्नमेंट सर्वेंट का डेथ हो जाता है, जो इमीडिएट रिलीफ मिलेगा, ग्रांटेड होगा जो उसका फैमिली मेंबर्स को 25,000 मैक्सिमम रिलीफ। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24. सपोज स्टेट द मॉनेटरी लिमिट up to which any loss of immovable property, fire, flood, etc. can be reported by a subordinate authority to the next higher authority up to. आप देखिए, कोई ये जो नेचुरल कॉज, चाहे सपोज किसका लॉस होगा? इमूवेबल प्रॉपर्टी का लॉस होगा, कुछ फिक्स्ड एसेट का लॉस होगा, चाहे मशीन, टूल्स, इक्विपमेंट्स की बिल्डिंग, ये सब लॉस होगा। कैसे ना? फायर में, ये जो नेचुरल कॉज, फायर, फ्लड, तो ये केस में अप टू ₹50,000 हम किसको रिपोर्ट करेंगे? नेक्स्ट हायर अथॉरिटी को, अप टू ₹50,000। मगर ग्रेटर देन जब इमूवेबल प्रॉपर्टी का लॉस होगा ड्यू टू नेचुरल कॉजेस लाइक फ्लड की, फायर,
कि कोई साइक्लोनिक स्टॉर्म जो नेचुरल कॉजेस है ग्रेटर देन 50,000 मीन्स थ्रू प्रॉपर चैनल गवर्नमेंट को इन्फॉर्म किया जाएगा। इसमें याद रखना ये जो नेचुरल कॉज है ना, इमूवेबल प्रॉपर्टी का लॉस होता है, ठीक है, फायर फ्लड, ये जो नेचुरल कॉजेस में अप टू 50,000 नेक्स्ट हायर अथॉरिटी को इन्फॉर्म करेंगे। और ग्रेटर देन 50,000 होगा नेचुरल कॉज में कुछ ऐसा असेट्स, मशीन, टूल्स, इक्विपमेंट्स, बिल्डिंग उसका डैमेज होता है और उसका वैल्यू ग्रेटर देन 50,000 है, प्रॉपर चैनल में किसको इन्फॉर्म करेंगे? गवर्नमेंट को, ठीक है। तो अभी ये दे दिया बाय ए सबऑर्डिनेट अथॉरिटी टू द नेक्स्ट हायर अथॉरिटी अप टू 50,000 नेक्स्ट हायर अथॉरिटी, मगर ग्रेटर देन 50,000 नेचुरल कॉजेस में कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी लॉस होता है तो किसको इन्फॉर्म किया जाएगा? प्रॉपर चैनल में गवर्नमेंट को। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज करेक्ट इन टर्म्स ऑफ बिडिंग प्रोसीजर्स? बिडर्स कैन मॉडिफाई और अल्टर देयर बिड्स आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द डेडलाइन फॉर रिसिप्ट ऑफ बिड्स, ये नहीं है, इनकरेक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट शुड ऑर्डिनरली बी अवॉर्डेड टू द लोएस्ट एवैल्यूएटेड बिडर व्हिच क्वालिफाइड टू परफॉर्म सैटिस्फैक्टरली, यही करेक्ट है। नेगोशिएशन विद बिडर्स कैन बी डन टू अचीव द लोएस्ट बिड इवन आफ्टर ओपनिंग द बिड, नो, नेगोशिएशंस को पूरा कंप्लीटली डिस्करेज किया जाएगा। यहाँ पर नेगोशिएशन विद बिडर्स कैन बी डन दिया है, नो, ये रॉन्ग। एनी न्यू कंडीशन कैन बी ब्रॉट इन फॉर एवेल्युएशन ऑफ बिड्स, जब बीड को एवेल्युएट किया जाएगा कोई न्यू कंडीशंस को इंसर्ट नहीं किया जाएगा। जो भी बिडिंग डॉक्यूमेंट्स में जो भी कंडीशंस है उसके हिसाब से बिड्स को एवेल्युएट किया जाएगा, कोई सडनली कोई न्यू कंडीशंस को इंसर्ट नहीं किया जाएगा। तो उसमें एक्चुअली ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, लास्ट वन। जो सभी स्पेसिफिकेशंस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया और जो पैरामीटर्स है उसको पूरा फुलफिल करता है और लोएस्ट प्राइस है, ठीक है, लोएस्ट प्राइस है, उसी को ऑटोमेटिकली लास्ट अल्टीमेटली अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाएगा। तो ये था मेरा 171 टू 176 रूल था जीएफआर का और 25 क्वेश्चंस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस था जो आजकल पैटर्न आ रहा है। सो आज इतना ही है, थैंक यू और नमस्कार।